स्टेज में होते हैं और जब उनको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, क्या मिलता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या थ्रेशोल्ड होता है? स्टिमुलस। हाँ, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट नर्व इंपल्स कंडक्शन, यानी कि उतना मिनिमम स्ट्रेंथ स्टिमुलस की जिसकी वजह से नर्व इंपल्स कंडक्शन क्या हो सके? स्टार्ट हो सके, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की थ्रेशोल्ड वैल्यू, स्टिमुलस हाँ, इस स्टिमुलस की वैल्यू कितनी बताई थी? याद करो, माइनस, -55 to यस, 60 millivolt। यस, -55 से -60 मिली वोल्ट। तो जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे बच्चों? क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम सोडियम आयंस का क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स हो जाएगा, यानी कि सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ईसीएफ से किस में चले जाएंगे? एक्सोप्लाज्म में चले जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इस समय जो इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू होगी +30 मिली वोल्ट। प्लस क्यों कहा? क्योंकि अंदर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। डीपोलराइजेशन के बाद अब एक प्रोसेस आती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई चीज, जब न्यूरॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे यानी कि एक्शन स्टेज में जाएंगे, तो रेस्टिंग स्टेज में भी तो वापस आएंगे। तो यानी कि एक्शन स्टेज से रेस्टिंग स्टेज में वापस आना, यानी कि डीपोलराइजेशन से पोलराइज्ड स्टेट में आना, ये क्या कहलाता है? रीपोलराइजेशन। क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। रिपोलराइजेशन। बता रखा है मैंने सबको, है ना? तो हाँ, रिपोलराइजेशन। तो यस रिटर्न, सर। हाँ, एक्शन स्टेज से रेस्टिंग स्टेज में आना, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए? अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज आना चाहिए, निगेटिव चार्ज आना चाहिए ना। तो इसका मतलब पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, और सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, और पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। और तब तक पोटेशियम आयन बाहर जाते रहेंगे जब तक -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप ना हो जाए। जैसे ही -70 मिली वोल्ट का डेवलप होगा पोटेंशियल, न्यूरॉन्स वहीं रुक जाएंगे और रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हाँ, अब एक थर्ड प्रोसेस आ जाती है जो जो हमेशा नहीं होती लेकिन कभी कभी हो जाती है। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन स्टेज। हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है? जब रीपोलराइजेशन हो रहा होता है, तो रीपोलराइजेशन के टाइम पर बताओ कौन सा चैनल ओपन था? पोटेशियम, सोडियम? सोडियम ओपन था। फिर गलती कर गए। सोडियम। रीपोलराइजेशन में बेटा, रीपोलराइजेशन, पोटेशियम। पोटेशियम था। अभी तो बताया था। हाँ, हाँ, पोटेशियम था। पोटेशियम, हाँ, पोटेशियम चैनल ओपन था। अगर बेटा -70 मिली वोल्ट पे ही न्यूरॉन्स रुक जाएं, तो इसका मतलब वो रेस्टिंग स्टेज में आ गए। लेकिन कभी कभी ये पोटेशियम चैनल लिटिल बिट लॉन्गर टाइम के लिए ओपन हो जाते हैं, थोड़े से 1 से 5 मिली सेकेंड के लिए और ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल -70 से भी डाउन चला जाता है, यानी कि -90 तक चला जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन स्टेज। नई बात समझ में आई? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ, पोटेशियम चैनल ओपन फॉर ए लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, सो पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव देन रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल -70 से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड -90 मिली वोल्ट। इसको कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन स्टेज। और अब जब न्यूरॉन्स हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में चले जाएंगे, यानी कि -90 मिली वोल्ट पोटेंशियल ले लेंगे, तो अब वो -90 से -70 पाएंगे, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में आएंगे। अरे बोलिए। तो उस समय बोथ चैनल्स ओपन, दोनों चैनल ओपन हो जाएंगे। 2 पोटेशियम चैन आयन अंदर और 3 सोडियम आयन आउट, यानी कि बाहर की तरफ, तब तक जाते रहेंगे जब तक क्या एक्वायर ना हो जाए? -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल। नई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से 4 प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी। आपने पढ़ी रेस्टिंग स्टेज, आपने पढ़ी एक्शन स्टेज, आपने पढ़ी रीपोलराइजेशन, और आपने पढ़ा हाइपर पोलराइजेशन। क्लियर? चलिए, इसके बाद बेटा ये ग्राफ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया मिली सेकेंड में, और यहाँ पर मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल ले लिया इन मिली वोल्ट्स में। ठीक है। तो जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है? -70 मिली वोल्ट
है, तो -70 मिलीवोल्ट किसको इंडिकेट करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल को या एक्शन पोटेंशियल को, जल्दी बोलो। Resting यस, potential. तो रेस्टिंग पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज को करता है। उसके बाद ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया, ये ग्राफ ऐसे यहाँ तक आना चाहिए था, ये बनाया नहीं इसने बच्चे ने, ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया और यहाँ पर पहुंच गया जहाँ पे मैंने येलो बनाया है। तो इस जगह पर जब आया तो ये कौन सी स्टेज हो गई, यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो गया, Action stage. +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल हो गया, यानी कि एक्शन 30 पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज से एक्शन स्टेज में जाने के लिए कौन से चैनल ओपन हुए थे, पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए थे और सोडियम चैनल क्या थे, ओपन थे, याद है। सोडियम Open चैनल थे, ओपन sodium थे। channel. क्यों, क्योंकि जब -70 मिलीवोल्ट था, जब ये रेस्टिंग स्टेज में था, उस समय कौन सा चैनल ओपन था, ओनली पोटेशियम चैनल, है ना। जब ये रेस्टिंग स्टेज से एक्शन स्टेज में गए तो उस समय कौन सा चैनल ओपन हो गया, सोडियम चैनल ओपन हो गया और +30 Sodium. मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया और इस स्टेज को हमने नाम दे दिया एक्शन स्टेज। क्लियर है सब लोगों को, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब इस पॉइंट से हाँ सर. हाँ, अब इस पॉइंट से एक्शन स्टेज से ये वापस रेस्टिंग स्टेज में आएगा, यही तो रेस्टिंग स्टेज है, यहाँ पर वापस आएगा। तो वापस आने में क्या बोलेंगे हम, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन के टाइम में कौन सा चैनल ओपन हो गया था, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। कौन सा चैनल ओपन हो गया था, Potassium. पोटेशियम। और ये यहीं पे आके रुक जाएगा, न्यूरॉन्स यहाँ पे आके रुक जाएगा। लेकिन कभी कभी पोटेशियम चैनल थोड़ा और खुल गए, यानी कि 1 से 5 मिलीसेकंड लॉन्गर टाइम के लिए ओपन हो गए, तो ये और नीचे चला जाएगा। तो इस स्टेज पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, -90 मिलीवोल्ट। कितना आ जाएगा, -90. ठीक है। अब -90, अब -90 से माइनस जब 70 तक जाएगा तो क्या होगा, दोनों चैनल ओपन हो जाएंगे, 2 पोटेशियम आयन अंदर और 3 सोडियम आयन आउट, यानी कि तब तक जाते रहेंगे जब तक रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप ना हो जाए। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई। Yes sir. ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा मैं आप लोगों को पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही काम की बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर केवल सोडियम देखिए, अब ये बताइए रेस्टिंग स्टेज में कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, जल्दी से बताएं। रेस्ट रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम चैनल Potassium. पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है। ठीक है, और एक्शन स्टेज में कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, सोडियम। सोडियम चैनल। Sodium. हाँ, तो अभी म्यूट कर दे सब लोग। तो देखो रेस्टिंग कंडीशन में अगर आप बात करें तो जैसे ये एक्सोलेमा है, सपोज ये एक्सोलेमा है, तो अंदर की तरफ कैसा चार्ज था, निगेटिव। ठीक है, Negative. और बाहर कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ क्या है, एक्सोप्लाज्म है और बाहर की तरफ क्या है, ईसीएफ है। क्लियर, तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखिए, क्या यहाँ पर हमें पोटेशियम को मूव कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देख लो। एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा, बाहर क्या होती है, कम। तो यानी कि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, यानी कि पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। ठीक है, तो ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूजन हो रहा है, तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, No sir. नो। इसका मतलब अगर केवल केवल पोटेशियम गेटेड चैनल वर्क करता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल वर्क करता है, तो उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अरे बात समझ में आया है नहीं आया, जल्दी से कैच करा करो बातों को, आया समझ में आया। Yes sir. अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं एक्शन स्टेज की। एक्शन स्टेज में अंदर की तरफ पॉजिटिव बाहर निगेटिव चार्ज होते हैं और सोडियम आयंस अंदर की तरफ जाते हैं, यानी तो सोडियम आयंस जब अंदर की तरफ जाते हैं तो आप लोग जानते हैं बाहर की तरफ सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर कम होती है, यानी कि ईसीएफ में ज्यादा होती है और एक्सोप्लाज्म में कम होती है। तो जब ज्यादा से कम की तरफ सोडियम आयंस जाएंगे तो क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नो सर। No sir. नो, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर केवल पोटेशियम वोल्टेज गेटेड ओपन होते हैं तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सोडियम चैनल ओपन होते हैं तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना, हाँ sir. बोलो। लेकिन अब थर्ड स्टेज आप समझ नहीं है। देखो, अब जब बेटा हाइपर पोलराइजेशन स्टेज से हाइपर पोलराइजेशन स्टेज से जब न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट में आते हैं, पोलराइज्ड स्टेट में आते हैं, उस समय कौन कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं, बोलो। बोथ। दोनों. दोनों दोनों चैनल ओपन हो जाते हैं, यानी कि 2 पोटेशियम आयन का तो इन होने लगता है और 3 सोडियम आयन का आउट होने लगता है।
क्लियर? अरे यही तो हो रहा था, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब क्या है, अगर आप ये देखें, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखो 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं इधर की साइड तो हो गया एक्सोप्लाज्म और इधर की साइड हो गया ECF। ठीक है, तो अगर पोटेशियम आयंस को आप देखो तो पोटेशियम आयन इन दोनों केस में किस में जा रहे हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे Along हैं, the concentration gradient. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बाहर की तरफ ECF में पोटेशियम आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं, अंदर क्या होते हैं, कम। ज्यादा। तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? यस सर, होगी। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अगेंस्ट ग्रेडियंट जा रहे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हैं। एज सेम इसी तरीके से सोडियम आयंस को भी आप देखो, अंदर सोडियम आयन क्या होते हैं, कम होते हैं, बाहर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, तो यानी कि कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी से बताएं। एनर्जी। यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगी एनर्जी की। इसका मतलब जिस वक्त हाइपर पोलराइजेशन से पोलराइजेशन स्टेट में जाती है न्यूरॉन, उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मूवमेंट किसके होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी से बताओ, कैच कर ली बात आप लोगों ने? नहीं, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे बेटा, सोना नहीं है, सिलेक्शन नहीं Yes, होगा sir, ऐसे I नीट saw. में। हाँ, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सिलेक्शन लेना है नहीं लेना नीट में, सोते रहोगे? उठो लेना है जल्दी सर। से, उठो जल्दी यस से, सर। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके आराम से बैठो एकदम स्ट्रांग होके। सिलेक्शन लेना है, कुछ करना है लाइफ में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखो यही पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखवाया स्पेशली, गलती नहीं करनी है क्वेश्चंस को हमेशा क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो लिखा है सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव पंप रिक्वायर द एनर्जी इनपुट टू ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन आउटवर्ड एंड 4 2 पोटेशियम आयन into the axon because sodium potassium pump work against the concentration gradient of sodium and potassium, whereas sodium and potassium channel transport ion from high to low concentration, that is along the concentration gradient, that is why energy is not required in them। क्लियर है सब लोगों को पॉइंट, दोनों तीनों पॉइंट? यस सर। चलिए अब आता है क्वेश्चन कि नर्व इंपल्स जो ट्रांसमिशन होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन फास्ट हो जाए। तो देखो बेटा, फैक्टर्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ इंपल्स कंडक्शन। वेलोसिटी कैसे स्पीड अप हो सकता है नर्व इंपल्स कंडक्शन, अगर कोई नर्व फाइबर की थिकनेस ज्यादा है, यानी कि थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर, अगर थिकनेस ज्यादा है तो इन नर्व इंपल्स कंडक्शन क्या होगा, तेज होगा, फास्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, अगर कहीं अगर नर्व फाइबर के अंदर मर्व माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसमें भी क्या होगा, इंपल्स कंडक्शन फास्टर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि माइलिन शीथ यहाँ पर किसकी तरह काम करेगी, इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करेगी, वो इंसुलेटर। बाहर को इंपल्स जाने नहीं देगी, स्पीड अप कर देगी। ठीक है, और थर्ड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से भी नर्व इंपल्स कंडक्शन फास्ट होता है। ठीक है, सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए तीनों आप लोगों को? बोलो। यस सर। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी कि अगर किसी नर्व फाइबर का डायमीटर ज्यादा है तो उसमें इंपल्स कंडक्शन फास्टर होगा, स्लो होगा, फास्टर। फास्टर। चलिए अब एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, स्क्विड्स। स्क्विड्स जो है बेटा लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स है, बिलोंग टू द सिफेलोपोडा क्लास ऑफ मोलस्का। मोलस्का एक फाइलम है, उसके अंदर एक क्लास होती है सिफेलोपोडा, उसके अंदर स्क्विड्स बिलोंग करता है। स्क्विड्स एक एनिमल है, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स है। इसके अंदर एक खास बात है बेटा, इसके अंदर थिकेस्ट नर्व फाइबर मिलता है। क्या मिलता है? Thickest nerve Thickest fiber. nerve थिकेस्ट नर्व फाइबर। फाइबर। अब जैसे ही आप थिकेस्ट नर्व फाइबर सुनोगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी इसमें तो माइलिन शीथ मोटी सी होगी, माइलिन शीथ होगी, लेकिन सबसे खास बात नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है इसके अंदर, तब भी ये थिकेस्ट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है, हैव नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, बट हैव कैसे है थिकेस्ट। सर ये थिकेस्ट? क्या चीज? थिकेस्ट कैसे है सर फिर ये?
एक्सोलेमा मोटा सा होता माइलिन है शीट तो है ही नहीं। एक्सोलेमा की थिकनेस ज्यादा होती है इसमें। ओके सर। ठीक है, चलिए अगला आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ये देखिए, एक छोटी सी बात बताइए, जब रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन्स होते हैं तो अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सोलेमा में? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. बाहर बाहर कैसा होता है? पॉजिटिव। Positive. तो क्वेश्चन ये उठता है कि अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता क्यों है, ऐसी क्या वजह है? दो रीजन है निगेटिव चार्ज होने के। पहला रीजन तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया कि पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, यानी कि एक्सोप्लाज्म को से निकलकर कहाँ पर आ जाते हैं, ईसीएफ में आ जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त रेस्टिंग स्टेज में रहता है उस समय जो रेस्टिंग स्टेज में जो होता है उस समय जो एक्सोलेमा होती है उसके ऊपर वोल्टेज गेटेड चैनल कौन सा ओपन होता है, पोटेशियम वाला सोडियम वाला? Potassium. पोटेशियम वोल्टेज गेटेड। तो पोटेशियम। सोडियम वाला क्लोज रहता है तो इस वजह से सोडियम भी मूव नहीं कर पाता और क्लोराइड आयंस भी मूव नहीं कर पाते। ठीक है, केवल पोटेशियम आयन बाहर आते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि रेस्टिंग निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम आयन जो होते हैं एक्सोप्लाज्म से निकलकर ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक्सोप्लाज्म के अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, तो इन दो की वजह से अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया आपको पॉइंट या नहीं? बिल्कुल। यस सर। तो देखो यही पॉइंट यहाँ लिखा मिलेगा, लिखा है इन रेस्टिंग नर्व फाइबर द साइटोप्लाज्म जस्ट beneath the membrane is electronegative relative to the layer of extracellular fluid just outside the membrane. The inner side of membrane seems to be possess a negative potential of about minus 70 millivolt relative to the outer side called resting membrane potential. This result due to two factors. किसकी वजह से होता है? दो फैक्टर्स की वजह से डेवलप होता है। वो दो फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन हैज पुअर परमिएबिलिटी फॉर सोडियम आयंस ऑल्दो इट हैज हायर परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। मैंने आपको कहा था रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो ओपन हो जाते हैं। देयरफॉर पोटेशियम आयन कैन क्रॉस मोर इजिली while Cl negative and sodium ion have more difficulty in cross। यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड रेस्टिंग स्टेज में क्रॉस नहीं कर सकते, डिफिकल्टी होती है, लेकिन पोटेशियम आयन इजीली क्रॉस करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. और सेकंड फैक्टर है द निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इनसाइड द न्यूरॉन्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेस्टिंग स्टेज में वो क्रॉस नहीं कर पाते, एक्सोप्लाज्म में रह जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों फैक्टर्स की वजह से अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सर हाँ यस सर। सर हाँ जैसे सर जिस न्यूरॉन फाइबर के अंदर माइलिन शीथ है सर, तो वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है माइलिन शीथ, तो सर वो कैसे स्पीड अप कर रहा है सर नर्व ट्रांसमिशन को? बेटा, स्पीड अप अंदर अंदर चल रहा है ना, जो अंदर की तरफ चल रहा है, जो इम्पल्स है वो बाहर नहीं जाने देगा। इंसुलेशन है भाई, इंसुलेशन है बाहर की तरफ। ये बात मैंने वहां यस पे समझाई थी आपको, एनिमल हिस्टोलॉजी में समझाई थी ये बात कि माइलिन शीथ सर। क्या है, एक इंसुलेटिंग लेयर है। तो जब जब एक्सोलेमा में वो चलेंगी, इम्पल्स चलेंगी, तो बाहर नहीं निकल पाएंगी क्योंकि उन्हें रोकने के लिए क्या है, बाउंड्रीज लगी हुई हैं। और बाउंड्रीज किसकी है? माइलिन शीथ की। एंड सर नॉन माइलिनेटेड में वो नहीं कर पाएंगे ये? क्या चीज? नॉन माइलिनेटेड में उसमें उसमें बिखर जाती है ना, बाहर निकल जाती है इम्पल्स, इसलिए वो स्पीड अप नहीं होता। ठीक है, ओके या सर। दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हो, माइलिनेटेड के अंदर क्या होता है, सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है। यस ठीक सर। है, ठीक है। चलिए अगला आता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या आता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? मैंने अभी बताया था, कोई बच्चा जल्दी से बता दे, हिंदी में ही सर बता दे। क्या? हाँ Minimum सर amount क्लोराइड of का सर stimulus required कंसंट्रेशन to कहाँ पे ज्यादा होता है सर, initiate the nerve एक्सोलेमा के अंदर या impulse. बाहर? बेटा, दो दो लोग एक साथ बात करेंगे और तुम क्या मुझे वो समझ रोबोट समझ रहे हो कि मैं समझ में आ जाएगा? एक एक सर करके बात करो। सर हाँ सर क्लोराइड कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है, एक्सोलेमा के अंदर या फिर बाहर? देखो, क्लोराइड कंसंट्रेशन की जरूरत क्या है तुम्हें यहाँ पे, ये बताओ मुझे, नहीं आप सर ये वो बताओ। ऊपर लिखा हुआ था ना सर, हाँ, जैसे पोटेशियम सोडियम एंड पहली बात क्लोराइड पहली कंपेयर कर रहे पहली थे। पहली बात तो कोई भी ऐसी चीज नहीं हमें पढ़नी है जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हमने हमें तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि रेस्टिंग स्टेज में क्लोराइड और सोडियम आयंस बाहर नहीं आ पाते, पोटेशियम आयन बाहर आ पाते हैं, जिसकी वजह से अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव आता है।
क्लोराइड की कंसंट्रेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो पहली बात तो नर इम्पल्स कंडक्शन हमेशा सोडियम और पोटेशियम आयन की वजह से होता है, कभी भी क्लोराइड आयन की वजह से नहीं होता। क्लोराइड पार्टिसिपेट ही सर। नहीं करता, इसलिए आपकी कंसंट्रेशन आप कंसंट अगर वैसे कंसंट्रेशन आपकी बात करें कि अंदर, तो बेटा एक्सोप्लाज्म में Cl नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग, ठीक है, और ECF में कम रहते हैं। एंड सर नेगेटिव प्रोटीन्स की वजह से भी तो नेगेटिव डेवलप हो सकता है ना, नेगेटिव चार्ज एक्सोलेमा में। बताया तो था ये बात, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। यस सर। तो बच्चों बताओ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन समझा रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से एक वर्ड में बता दो, कौन बच्चा बता रहा है? मिनिमम थ्रेशोल्ड सर जो चाहिए सर वोल्टेज, ऐसे बोलो जो समझ में आना या चाहिए। देखो मिनिमम स्टिमुलस सर, देखो मिनिमम स्टिमुलस सर, एक्शन पोटेंशियल जहाँ पे स्टार्ट हो जाए। हाँ, तो इसको इंग्लिश में कौन सा डिफाइन कर रहा है, किसकी इंग्लिश अच्छी है? हाँ बोलो। is called threshold stimulus. आवाज कट रही है आपकी, चलो नहीं समझ में आया, आवाज कट रही है, लेकिन बिल्कुल सही कहा होगा। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब वही है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट नर्व इंपल्स कंडक्शन, जो नर्व इंपल्स कंडक्शन को इनिशिएट कर सके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू ओपन एनफ सोडियम चैनल टू इनिशिएट डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब एक्शन स्टेज को ला सके, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड इट्स वैल्यू इज -55 टू -60 मिली वोल्ट। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? Yes, बोल sir. दीजिए बच्चों। चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, तो बेटा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में सबसे पहले सिनेप्स, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है ये पॉइंट। चलिए, सिनेप्स क्या होता है, व्हाट इज सिनेप्स? देखिए मेरी बात को समझिएगा, मैं बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ। देखो, दो दो तरीके के सिनेप्स बन सकते हैं। एक न्यूरॉन न्यूरॉन के साथ जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। न्यूरॉन मसल्स के साथ जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। ठीक है, लेकिन जब न्यूरॉन मसल्स के साथ जुड़ता है तो उस सिनेप्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि वहां पे नर्व और मसल्स का जंक्शन बना है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, या उसे बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। और जब न्यूरॉन न्यूरॉन से जुड़ता है तो उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? Synapse. Synapse. सिनेप्स। ठीक है, तो मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए, अब जैसे ये क्या है, एक्सॉन, और एक्सॉन के टर्मिनल को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, सीखोगे तभी तो। क्या बोलते हैं? Synaptic knob. साइनेप्टिक नोब। और साइनेप्टिक नोब किसके साथ सिनेप्स करेगा? Muscle fiber. नो नो, हम तो यहाँ पे हम तो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, हम मसल्स तो पढ़ चुके, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ना। तो हाँ ये, sir. हाँ, तो न्यूरॉन ने न्यूरॉन के साथ करा तो Dendrite. ठीक है, तो ये क्या है? यस, डेंड्राइट्स हैं ये, डेंड्राइट्स किसके? अदर न्यूरॉन के, दूसरे न्यूरॉन जो है, डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। क्लियर? तो जब साइनेप्टिक, यानी अब एक बार बताओ, साइनेप्टिक नोब नोब जब डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाएगा तो उस जंक्शन को आप क्या कहोगे? सिनेप्स। Synapse. साइनेप्स कहोगे। और बीच में जो गैप होगा उसे क्या बोलोगे? साइनेप्टिक लेफ्ट। क्या बोलोगे? बोलो बेटा, तभी तो सीखोगे। Synaptic cleft. साइनेप्टिक लेफ्ट बोलोगे। ठीक है, अरे बेटा समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, Yes sir. तो अब इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में इंपल्स गई, तो इसने तो ट्रांसफर करी, ठीक है, और इसने क्या करी? रिसीव करी। अरे बोलो, तो जिसने ट्रांसफर करी, ठीक है, इसको बोलेंगे Motor. मोटर न्यूरॉन, और जिसने रिसीव करी उसको क्या बोलेंगे? रिसीवर न्यूरॉन। Receiver. न्यूरॉन। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है इसको हम नाम देंगे, चूंकि ये सिनेप्सिस से पहले है, यानी कि सिनेप्स से पहले, इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसे? प्री साइनेप्टिक। Presynaptic neuron. Synaptic neuron. हाँ, और रिसीवर न्यूरॉन को हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन।
समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब यस सर। हाँ, तो इसका मतलब अब हमने जब न्यूरॉन नाम दे दिया, तो अब जो साइनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या नाम देंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नई बात समझ में आई अब? अरे बोलो, जल्दी बोलो। आ गई सर। बोलते रहना है, मैं शांति से नहीं बैठने दूंगा। यस 2 घंटे सर। में था, मैं शांति से बैठ रहा हूँ, नहीं बैठ रहा ना तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा मैं। बोलते रहना है तभी सीखोगे। नाश्ता कर लेना, आराम कर लेना। चलिए, जो डेंड्राइट्स हैं अदर न्यूरॉन के, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। पोस्ट साइनेप्टिक में, पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे सिनेप्सिस को डिफाइन करना हो तो मैं तीन तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। पहला तरीका ये है, मैं कहूंगा इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है। दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूं, अगर और थोड़ा डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा इट इज द जंक्शन बिटवीन साइनेप्टिक नोब ऑफ वन न्यूरॉन टू न्यूरॉन विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। क्लियर है? यस सर। ये भी मैं कह सकता हूं कि इट इज जंक्शन बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यस सर। अरे सही क्लियर है है सब सर ये भी। लोग? ठीक है, मतलब यस बोलने का सर। अलग अलग तरीका है। और एक बात और बताओ, जो यहाँ साइनेप्टिक नोब है, ये एक तरीके से है तो एक्सॉन ही। एक्सॉन के टर्मिनल को ही तो हम यस साइनेप्टिक सर। नोब कह रहे हैं। तो चाहे आप इसे एक्सॉन कह दो, कोई गलत है? तो अगर मैं ये भी कह दूं कि इट इज जंक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, सही है गलत है? सही है। तो बेटा मैंने अलग सही अलग, है। हाँ, तो आपका बोलने का तरीका है, कभी भी क्वेश्चन में घबरा मत जाना। मैंने हर तरीके से आपको चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन को समझना, अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से। क्लियर? अच्छा, एक और अब यहाँ पर जो सिनेप्सिस है बेटा, यहाँ 2 टाइप का सिनेप्सिस होता है। कितने टाइप का सिनेप्सिस होता है? 2 टाइप का। देखो, 2 टाइप। या अगर यहाँ पर साइनेप्टिक गैप है, यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये गैप ही तो था, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट अगर 10 से 20 नैनोमीटर है तो हम उसे बोलेंगे केमिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्स। नई बात समझ में आई? बोलो। अरे इतनी देर में आंसर यस देते हो? सर। आ गई। आ गई है सर। हाँ, और अगर यहाँ कोई गैप नहीं है, नो गैप, यानी कि नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, कोई क्लेफ्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल उसको हम साइनेप्स। बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे सिनेप्स बना, ये 2 टाइप का है, एक केमिकल सिनेप्स है और एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बीच में कोई गैप नहीं होता 2 न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है फास्टर होता है, तेज होता है। और केमिकल सिनेप्स में 10 से 20 नैनोमीटर का गैप होता है, इसीलिए केमिकल सिनेप्सिस क्या होते हैं? स्लो होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द कौन से सिनेप्स मिलते हैं? केमिकल सिनेप्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल केमिकल। सिनेप्स, हाँ, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी के अंदर रेयरली मिलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरी बात एक और काम की है कि केमिकल सिनेप्सिस में क्या है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन पार्टिसिपेट करता है। मैंने आप लोगों को बताया भी है। यहाँ पर क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स साइनेप्टिक होते हैं, वेसिकल्स। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन हार्मोन होता है, और वो एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, और फिर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर, उन रिसेप्टर्स से जाके बाइंड होता है, और फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है सोडियम चैनल ओपन करके। इसका मतलब इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वैसे ही पता लग रहा है कि ये स्लो हो जाते हैं क्योंकि इसमें हार्मोनल रिएक्शन होती है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में कोई न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो फास्टर कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। बोलो यस या नो? यस सर। अब आप मुझसे ये भी कह सकते हो, सर एक बार बताइए, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में क्या जंप करके चला गया इम्पल्स? नो, जंप करके नहीं गया।
होता क्या है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शन। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैप जंक्शन। गैप और जंक्शन। और ये गैप जंक्शन एक तरीके से एक चैनल है, एक तरह से एक कैनाल है जिसके थ्रू इंपल्स गई और सीधे से पार होके चली जाती है। ठीक है, यानी कि सीधा ऐसे स्पीड अप होके चली गई। जबकि केमिकल सिनेप्सिस में हार्मोन रिलीज होगा तब जुड़ेगा, तब उतनी कहानी होगी, तो वो स्लो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में कोई हार्मोन की जरूरत नहीं होती, लेकिन केमिकल सिनेप्सिस में हार्मोन की जरूरत हो सकती होती है। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस को हम रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई हार्मोन यूज नहीं हो रहा है, सीधी चीज भाग रही है। जबकि केमिकल सिनेप्सिस को हम क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज जो हो रहा है वो यूज्ड हो रहा है। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? आ गई सर। यस सर। आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर में जब बैठोगे तो ये सब चीज देख के आपको चीजें याद आ जाएंगी सारी। स्क्रीनशॉट लेके चलो, सब मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। हटा दूं? Yes, sir. हम्म, चलिए। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पूरी ये कहानी मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो यहाँ लिखा है ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। वो ये बात ये कहना चाह रहा है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है वो किससे होकर जाती है? सिनेप्स से होकर तो जाती है। क्लियर? चलिए अब अब सिनेप्स क्या है? ए सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय ए मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इसने यहाँ पे क्यों कहा मे और मे नॉट बी? मे का मतलब आ गया, इसका मतलब केमिकल सिनेप्सिस है, और मे नॉट बी इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को भी डिफाइन किया है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो है जो इंपल्स को भेज रहे हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है जो इंपल्स को रिसीव करने का काम कर रहे हैं। तो देखो लिखा है एवरी सिनेप्स हैज टू न्यूरॉन्स participate in the association. The neuron which is transmitting the impulse to the other neuron is present before the synaptic cleft. जो synaptic cleft से पहले होते हैं और जो impulse ट्रांसफर करने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होते हैं? जो इंपल्स को रिसीव करने का काम करते हैं और सिनेप्सिस के बाद प्रेजेंट होते बाद हैं। में होते हैं। तो देखो लिखा है द न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट आफ्टर द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड इज रिसीविंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन, यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इन ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन डेंड्राइट्स एक्सॉन और इवन सेल बॉडी कैन एक्ट एज ए रिसीवर ऑफ द इम्पल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ फंस गए आप लोग। कहने का मतलब ये है कि देखो अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि एक्सॉन से, भाई साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक्सॉन ही तो है, साइनेप्टिक नोब एक्सॉन ही तो है बेटा, बोलो। यस सर। तो Yes, अभी sir. तक आप लोगों ने देखा है कि साइनेप्टिक नोब यानी कि एक्सॉन से जो इंपल्स है डेंड्राइट्स के अंदर जा रही थी, लेकिन जिन जिन न्यूरॉन्स के पास डेंड्राइट नहीं होंगे वो कैसे रिसीव करेंगे? तो वो सेल बॉडी में भेज देंगे। किस में भेज चले जाएंगे? सेल बॉडी। सेल बॉडी। तीसरा एक्सॉन। इसका मतलब तीन तरीके के सिनेप्स बने यहाँ पर। कौन कौन से? बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट, बिटवीन एक्सॉन एंड सेल बॉडी, बिटवीन एक्सॉन एंड एक्सॉन। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि डेंड्राइट्स ही रिसीव कर सकते हैं इंपल्स, सेल बॉडी भी कर सकते हैं और एक्सॉन भी कर सकते हैं। राइट? अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसीलिए यस सर। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इन ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन डेंड्राइट्स एक्सॉन और इवन सेल बॉडी कैन एक्ट एज ए रिसीवर ऑफ इम्पल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने टाइप की इम्पल्स बन गई, सिनेप्स बन गई? 3 टाइप की। फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट्स जो कि नॉर्मली होता ही है, फ्रॉम एक्सॉन टू सेल बॉडी एंड फ्रॉम एक्सॉन टू एक्सॉन। नई बात समझ में आई? ठीक है, यस सर। आ गई सर। चलिए। Yes, sir. साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या था? जंक्शन बिटवीन साइनेप्टिक नोब एंड तो- डेंड्राइट्स, Yeah. या ये भी कह सकते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का गैप। तो देखा लिखा है द स्पेस और गैप प्रेजेंट बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज नियरली 10 to 20 नैनोमीटर वाइड इन मोस्ट ऑफ द सिनेप्स। मोस्ट ऑफ द सिनेप्स कह रहे यानी कि किसका जिक्र कर रहे हैं? केमिकल सिनेप्सिस का। समझ Chemical. मैं आपको हर पॉइंट का मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात?
चलिए अब आते हैं Yes, sir. टाइप्स ऑफ सिनेप्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो टू टाइप के बेटा सिनेप्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होते हैं केमिकल सिनेप्स। बेटा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल, तो सबसे पहले मैंने डिफरेंस बताया है ताकि डिफरेंस से आपके दिमाग में इमेज चलना शुरू हो जाए कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल है क्या। तो मैंने यहाँ पे फीचर्स लिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। तो पहला अक्रेंस का डिफरेंस ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो गैप होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज 0.2 नैनोमीटर वाइड, 0.2 नैनोमीटर का होता है। इसका मतलब प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर वेरी क्लोज, एक दूसरे के वेरी क्लोज होती हैं, ठीक है। और उनके बीच में क्या होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताएं। Gap junctions. Gap गैप जंक्शंस होते हैं। junctions. जबकि केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज मोर देन 10 to 20 नैनोमीटर वाइड। वैसे मोर देन वर्ड आप यहाँ काट दो, सिर्फ 10 से 20 लिख दो। 10 से 20 नैनोमीटर होते हैं वाइड। एंड प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर नॉट वेरी क्लोज, और वो ज्यादा क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से केमिकल सिनेप्सिस के सिनेप्सिस जो में इंपल्स कंडक्शन स्लो हो जाता है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में फास्टर हो जाता है। तो देखो स्पीड की बात करें तो फास्टर होगा इसमें और इसमें स्लोवर होगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां गैप जंक्शन होते हैं। और केमिकल जंक्शन में क्या, सिनेप्सिस में क्या होते हैं, रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम साइनेप्टिक डिले की बात करें तो व्हाट इज साइनेप्टिक डिले, साइनेप्टिक डिले क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है, जब इंपल्स साइनेप्टिक नोब में पहुंचेगी तो साइनेप्टिक नोब में जब डीपोलराइजेशन होगा तो साइनेप्टिक नोब के अंदर जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर एसिटाइल कोलिन हार्मोन है वो रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद वो डेंड्राइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जाके बाइंड होगा और फिर वहां पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर इतनी सारी जो जो हार्मोनल प्रोसेस हुई है, ठीक है, तो बताओ कुछ टाइम के लिए जो होगा इंपल्स कंडक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक डिले। नई बात समझ में आई? आ गई Yes, सर। sir. आ गई। जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में ऐसा कोई हार्मोन का पार्टिसिपेशन है नहीं, इसीलिए वहां पे साइनेप्टिक डिले क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर हम ब्लॉकिंग की बात करें तो मैंने आपको ये बात बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई हार्मोनल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं हो सकती। तो देखो लिखा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। जबकि केमिकल सिनेप्सिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कैन बी कंट्रोल्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, और उस न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का नाम है एसिटाइल कोलिन हार्मोन। क्लियर। अच्छा ये भी बात मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हमारी बॉडी में रेयरली फाउंड होती हैं, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है। और केमिकल सिनेप्सिस हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द जगह पर केमिकल सिनेप्सिस ही मिलता है। बताइए समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ये जो मैंने पूरी कहानी बताई है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस की, ये सारी मैंने बढ़िया करके लिखवाई भी है बच्चों, आपको कोई चीज कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर द स्पेशलाइज्ड फॉर द रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। अगर सिग्नल को बहुत रैपिडली मूव करना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होगा। एंड एट दिस सिनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मैंने आपको कहा था कि प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो बहुत मिनिमम होगा, बहुत ना के बराबर होगा, ठीक है। अगला है द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक impulses कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर न्यूरॉन across these synapses through गैप जंक्शन। आप यहाँ यूज कर सकते हो वर्ड एक थ्रो गैप जंक्शन, क्योंकि गैप जंक्शन ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है। अगला है द ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन बिकॉज नो स्पेशल मैकेनिज्म ऑपरेट एट एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। जैसे बेटा आप देखो एक्सॉन में डायरेक्टली मूव कर रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वहां पे कोई भी हार्मोनल रिएक्शन नहीं हो रही। सेम इसी तरीके से तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है गैप जंक्शन के थ्रू, वहां भी कुछ नहीं हो रही। तो जिस तरीके से एक्सॉन में ट्रांसमिट हो रही है इम्पल्स, सेम उसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, वो चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अगला है
the impulse are transmitted from one neuron to another, resulting in the depolarization of postsynaptic membrane. This depolarization sufficiently trigger the action potential in the postsynaptic neuron. The impulse transmission across an electrical synapse is always faster than across the chemical synapses. कई बार ये बात बता चुका हूँ. बताओ impulse conduction faster किस में होगा? इलेक्ट्रिकल में। Electrical synapses. और क्यों होगा? रीजन क्या है? क्यों? ड्यू टू गैप जंक्शन जो बोल सकते हैं एसिटाइलकोलिन हार्मोन वगैरह। गैप जंक्शन नहीं, ड्यू टू साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अरे साइनेप्टिक क्लेफ्ट की वजह से हो रहा है ना ऐसा. तो भाई साइनेप्टिक क्लेफ्ट केमिकल सिनेप्सिस में, हाँ केमिकल सिनेप्सिस में गैप है, इलेक्ट्रिकल में नहीं है, इसी वजह से. तो देखो लिखा है, रीजन भी लिखवा दिया. दिस इज बिकॉज द केमिकल सिनेप्सिस पोजेस लार्जर साइनेप्टिक क्लेफ्ट. द इम्पल्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू क्रॉस दीज लार्जर साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है. इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर रेयर इन आवर सिस्टम. हमारी बॉडी के अंदर रेयरली मिलते हैं. क्लियर. तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है. ठीक है. यस सर। अब सेकंड नंबर पे आते हैं केमिकल सिनेप्सिस. सेकंड नंबर पे क्या आते हैं आपके? केमिकल सिनेप्सिस. ठीक है. तो केमिकल सिनेप्सिस तो बहुत ही आसान है. ठीक है. आप लोग, मैं इसका डायग्राम से पहले आपको समझा देता हूँ, फिर लिखा हुआ दिखा देता हूँ. देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम आ गया होगा. दिख रहा है सबको ये डायग्राम? यस सर। ठीक है. देखिए इस डायग्राम में ये एक्सॉन है, पीछे से एक्सॉन आ रहा है, और ये एक्सॉन ने, ये देखिए मैंने राउंड कर दिया इसको. तो बताइए अब ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? साइनेप्टिक नोब. सिनेप्टिक नोब। ठीक है. और साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन को आप क्या कहोगे? प्री साइनेप्टिक. सिनेप्टिक ठीक है. और साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइनेप्टिक वेसिकल्स. वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? एसिटाइलकोलिन। हाँ जनरली एसिटाइलकोलिन हार्मोन होता है. ठीक है. अच्छा अब मेरी बात को सुनो. अच्छा दूसरी बात, ये किसके साथ जंक्शन बना रहा है? ये क्या है? ये डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, जिसको हम नाम देते हैं उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है. अच्छा ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन है, और इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर. तो मैंने आपको बताया था कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जंक्शन को आप क्या कहोगे? सिनेप्स कहोगे. ठीक है. अगर यहाँ पे गैप है तो केमिकल सिनेप्सिस, नो गैप तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस. तो फिलहाल हम यहाँ पे केमिकल सिनेप्सिस की बात कर रहे हैं जो कॉमनली मिलती है. ठीक है. तो यहाँ पे कितना गैप होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में? 10 से 20 नैनोमीटर. क्लियर. तो बड़ा आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है. होता क्या है देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जो डीपोलराइजेशन था, यानी कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था वो यहाँ पे पहुंच गया. जैसे ही यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला एक्सॉन के टर्मिनल को, आप एक्सॉन टर्मिनल कहो साइनेप्टिक नोब कहो, वो आपकी मर्जी है. तो जैसे ही यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा -55 से -60 मिलीवोल्ट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और ईसीएफ से बाहर से सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ जाएंगे. तो जब सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव और बाहर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी +30 मिलीवोल्ट. तो इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया आपका साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन पे, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. बोलो यस या नो. तो जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, तो उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ईसीएफ से एक्सोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आना शुरू हो जाएगा. अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है. और जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे, वो इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उनको पुश करेंगे, जिसकी वजह से वो मूव करके साइनेप्टिक वेसिकल्स पेरिफेरी पे पहुंच जाएंगी, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास में पहुंच जाएंगी. और जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास साइनेप्टिक वेसिकल्स पहुंचेंगी, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक वेसिकल्स की मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी और एसिटाइलकोलिन हार्मोन रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा. बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर।
जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन हार्मोन आएगा, वो डेंड्राइट्स यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा और बना लेगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेगा? एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हाँ, जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पर स्टिमुलस मिल गया, तो अब क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और क्या डेवलप हो जाएगा? एक्सन पोटेंशियल, और वो एक्सन पोटेंशियल फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी और फिर एक्सॉन और आगे की तरफ चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड केमिकल सिनेप्सिस। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को बेटा म्यूट कर दो, डिस्टर्ब ना करो, म्यूट म्यूट। हाँ, तो देखो वही लिखा है, स्टेप्स इन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू केमिकल सिनेप्सिस। तो पहला क्या होगा? वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन रीच द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन को कहा? जल्दी से बोलते जाओ। एक्सॉन की। एक्सॉन की। साइनेप्टिक नोड। हाँ, हाँ, उसके बाद क्या होगा? वोल्टेज गेटेड Ca+2 चैनल ओपन, Ca+2 आयन डिफ्यूज इनटू द एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड। सराउंडिंग फ्लूइड क्या है? ECF से कहाँ जाते हैं? एक्सॉन टर्मिनल के अंदर यानी कि एक्सोप्लाज्म में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम आयन स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि साइनेप्टिक नोब की है, एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। किसके अंदर रिलीज कर देगा एसिटाइलकोलिन हार्मोन को? बोलो। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्लेफ्ट, में। हाँ। उसके बाद क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस बाइंडिंग ओपन सोडियम चैनल allow the entry of sodium which can generate a new potential in post synaptic neuron, जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या डेवलप हो जाएगा? न्यू पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और ये न्यू पोटेंशियल जो होता है, ये डिपेंड करता है कि किस हार्मोन ने प्रोड्यूस किया है इस पोटेंशियल को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कौन से हार्मोन का यूज किया था? जल्दी से बताओ। एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन हार्मोन का यूज किया था, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमने एसिटाइलकोलिन हार्मोन का यूज किया था, तो जनरली तो यही यूज होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा आता है, ये डिफाइन करता है कि इम्पल्स ट्रांसफर हो रही है या नहीं होनी है। अगर इम्पल्स ट्रांसफर होनी है तो वो उसे बोलते हैं एक्साइटेटरी हार्मोन, और अगर इम्पल्स यहीं रुक जाए तो उसे बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। नई बात समझ में आई? आ गई आगे सर। सर। आ गई बात समझ में? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी होता है, डिपेंड अपॉन न्यूरोट्रांसमीटर एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स टू द अदर न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये इम्पल्स को ट्रांसफर कर सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। जैसे एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड ग्लूटामेट। ये चार एग्जांपल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के हैं। और इनहिबिटरी क्या होते हैं? जो इम्पल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि दीज न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट नर्व इम्पल्स कंडक्शन, सो डू नॉट कंडक्ट इम्पल्स टू द अदर न्यूरॉन। जैसे एग्जांपल है डोपामीन, जैसे एग्जांपल है सीरोटोनिन, जैसे एग्जांपल है ग्लाइसिन, जैसे है गाबा। गाबा की फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच के जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो देखो लिखा है, द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब मसल फाइबर की मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। और मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि अगर मसल्स के अंदर जितने मसल फाइबर्स होते हैं उनके साथ उतने ही न्यूरॉन जाकर जुड़ते हैं, यानी कि एक मसल फाइबर Yes, के sir. साथ, ठीक है, एक मसल फाइबर के साथ एक न्यूरॉन जुड़ता है और क्या बनाता है? वन मोटर यूनिट। मोटर यूनिट बनाता है। बहुत बढ़िया, अगर आप लोग याद रख रहे हो हर चीज तो बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है। अच्छा, वन वे इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है? वन वे कंडक्शन क्या होता है बेटा? अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो डेंड्राइट्स थे वो क्या करते हैं? इम्पल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें
डायग्राम में। तो इस तरीके से बेटा आप लोग जानते थे कि ये जैसे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और ये इसी तरीके से तो है, फिर ये दूसरे के बोलो, ऐसी तो चल रही है इम्पल्स, अरे बोलिए। तो अब देखो यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं ये इम्पल्स को रिसीव कर रहे हैं, और फिर वो इम्पल्स साइड सेल बॉडी में पहुंचती है, सेल बॉडी से एक्सॉन में पहुंचती है, एक्सॉन से टर्मिनल एंड पे पहुंचती है, फिर ट्रांसफर होके दूसरे दूसरे अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चली जाती है। यही तो थी इम्पल्स कंडक्शन। अरे बोलो। यस सर। इसका Yes, sir. मतलब इसका मतलब इम्पल्स देखो एक्सॉन से किस में जा रही है, डेंड्राइट्स में जा रही है। एक्सॉन टर्मिनल जो है जिसको साइनेप्टिक नोम कहा, वो है तो एक्सॉन ही, तो एक्सॉन से ही तो डेंड्राइट में जा रही है। तो इम्पल्स कंडक्शन हमेशा एक्सॉन से डेंड्राइट्स की तरफ जाती है, कभी भी डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ नहीं जा सकती। कोई बता सकता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक्सॉन टर्मिनल में हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, और वही हार्मोन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। डेंड्राइट्स के पास कोई हार्मोन नहीं होता, इसलिए डेंड्राइट्स से कभी भी इम्पल्स एक्सॉन में नहीं जा सकती, हमेशा ऑलवेज एक्सॉन से डेंड्राइट्स में जाएगी। इसको कहा जाता है वन वे इम्पल्स कंडक्शन। बताओ समझ में आया नहीं आया पॉइंट? यस सर। Yes, sir. आ गया। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है नर इम्पल्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड अक्रॉस ए सिनेप्स फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट सेल बॉडी ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, बट नेवर इन द रिवर्स डायरेक्शन, सिंस द न्यूरोट्रांसमीटर इज present only in axon terminal, not in dendrite or cell bodies. It can be released from the dendrites or cell body even if the impulse reaches there. This explain one way conduction. बताओ क्लियर हो गया पॉइंट सारे? यस बोलो। सर। चलिए, साइनेप्टिक डिले मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइनेप्टिक डिले क्या होता है कि वो पूरी जो हार्मोनल रिएक्शन होती है, एसिटाइलकोलिन हार्मोन रिलीज होगा, रिसेप्टर से जुड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या हो जाती है, रुक जाती है, दैट इज को साइनेप्टिक डिले। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज ए डिले in the transmission of nerve impulse at synapse. This interval is called synaptic delay. It results from the time taken in releasing the neurotransmitter and stimulating the next neuron by it. Clear है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ, चलिए। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपसे एक पॉइंट पूछ रहा हूँ कि एक एक्सॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल एक ही न्यूरॉन के साथ जुड़ता है या एक से ज्यादा न्यूरॉन के साथ जुड़ता है? एक के साथ। गलत आंसर, गलत आंसर। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल है, तो ऐसा नहीं है कि इससे केवल एक ही न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जुड़े, ये एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ये तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, चौथे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ये पांच न्यूरॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। इसीलिए जब एक्सॉन से इम्पल्स आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, ताकि वो काफी सारे न्यूरो डेंड्राइट्स के अंदर उसकी इम्पल्स चली जाए। अरे नहीं, बात समझ में आई आपको? आ गई सर। आ गई। Sir. आ देखो गई सर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपका माइंड में ऐसी स्ट्रेंथ दे रहे होंगे, जब ये सब चीजें आप एक जगह इकट्ठी कर लोगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो जबरदस्त हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लोगों को नहीं मालूम होते। तो देखो लिखा है द एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन मे फॉर्म सिनेप्स विद सेवरल न्यूरॉन, so the nerve impulse from a neuron may diverge to several neuron at the synapse। यानी कि अभी तक आप लोगों को ये पता था कि साइनेप्टिक नोब से निकली और डेंड्राइट्स एक डेंड्राइट्स में चली गई, एक में नहीं जाती, मल्टी डेंड्राइट्स में चली जाती है। इसीलिए इसलिए जो नर्व इम्पल्स होती है वो क्या करती है, डाइवर्स करती है। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। और डाइवर्स करने के बाद फिर क्या कर जाएगी, कन्वर्स कर जाएगी। देखो कैसे, अगेन द एक्सॉन ऑफ सेवरल न्यूरॉन मे फॉर्म सिनेप्स विद सिंगल न्यूरॉन, दिस कॉज द इम्पल्स फ्रॉम ऑल दोज एक्सॉन टू कन्वर्स टू ए सिंगल न्यूरॉन एट द सिनेप्स। नहीं बात समझ में आई? भाई पहले फैल रही है, फिर एक जगह आ रही है एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से फैल रही है, फिर एक जगह आ रही है। नहीं बात समझ में आ रही? तो पहले डाइवर्स हो रही है, Yes, फिर sir. कन्वर्स हो रही Yes, है। sir. ठीक है, चलिए अगला आता है साइनेप्टिक फैटिग। क्या होता है? बहुत आसान चीज है साइनेप्टिक फैटिग, बड़ी गलती लोग कर लेते हैं। देखो होता क्या है, आपने एक न्यूरॉन को एक नर्व इम्पल्स, एक स्टिमुलस दिया, तो एक स्टिमुलस की वजह से एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। बोलो।
अरे बोलो Yes, Yes, sir. sir. भाई, Yes, sir. दिमाग में नहीं आया। हमने एक बार एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया तो एक एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज हो गया। इम्पल्स ट्रांसफर करेगा ना यार। Yes, sir. Yes, sir. भाई बोल ही नहीं रहे, बताओ No, सिखाऊं किसको मैं? मैं multiple क्या Yes, organ. sir. मैं क्या कंप्यूटर को सिखा रहा हूँ? तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, राजा बाबू हो तुम लोग। फिर से बोल रहा हूँ, अगर अब की बार जवाब नहीं आया तो क्लास यहीं खत्म कर दूंगा। एक स्टिमुलस दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया तो एक एसिटाइल कोलिन हार्मोन को रिलीज करेगा नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. करेगा। Yes, sir. ठीक है। और वो Yes, sir. हाँ, क्यों रिलीज होगा? क्योंकि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स को भेजेगा। ठीक है। अब आपने एक स्टिमुलस दिया तो एक एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, आपने तुरंत दूसरा स्टिमुलस दे दिया तो दूसरा एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज हो गया, आपने तीसरा तुरंत दे दिया, यानी कि आप रिपीटेड फॉर्म में जो है स्टिमुलस देते जा रहे हो, तो लगातार एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा जितना भी साइनेप्टिक नोब के अंदर एसिटाइल कोलिन हार्मोन है सारा रिलीज हो जाएगा। तो जब सारा रिलीज हो जाएगा तो कुछ टाइम के लिए जो इंपल्स कंडक्शन है वो टेम्परेरी क्या कर जाएगी? रुक जाएगी, सस्पेंडेड हो जाएगी, सस्पेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा जो आपका एसिटाइल कोलिन था वो रिपीटेड स्टिमुलस देने की वजह से रिलीज हो चुका है। अब कुछ टाइम के लिए जो है इंपल्स कंडक्शन रुक जाएगा, तब तक रुका रहेगा, फिर वो अब एसिटाइल कोलिन जो एग्जॉस्ट हो चुका था कंप्लीटली वो वापस रीबैक होके साइनेप्टिक नोब में आएगा, फिर से एसिटाइल कोलिन हार्मोन बनेगा और फिर वो नेक्स्ट जो है इंपल्स को ट्रांसफर करेगा। तो कंप्लीट जो रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से जो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है एसिटाइल कोलिन हार्मोन, जिसकी वजह से टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाता है ना इंपल्स कंडक्शन में, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक फैटिग। नई बात समझ में आई? आ आ गई गई सर। सर। पकड़ ली ना आ बात गई। मैंने क्या कहा? तो वही चीज यहाँ लिखा है, ऑन रिपीटेड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulses through a synapse there occur a temporary suspension of impulse transmission at the synapse. This is called synaptic fatigue. It results from exhaustion of neurotransmitter into the synaptic vesicles of the axon terminal. After some time the neurotransmitter accumulate again in the synaptic vesicles and synapse regain its ability to transmit impulse. नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। आ गया? चलिए, अब एक नोट पॉइंट है छोटा सा कि व्हाट विल हैपन इफ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स इन ए केमिकल सिनेप्स आर रिमूव्ड। मतलब कहने का मतलब पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स क्या हुआ, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे था यानी कि डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन पे था, अगर रिसेप्टर्स को आप हटा दोगे तो क्या होगा? आप खुद सोच के बताओ। Transmission. Transmission नहीं होगी। ट्रांसमिशन ही और नहीं होगी। क्यों? कंडक्शन ही क्योंकि नहीं होगा। एसिटाइल कोलिन जुड़ेगा किसके साथ? जब जब रिसेप्टर्स ही आप हटा दोगे तो एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है लेकिन वो जुड़ ही नहीं पाएगा। तो जुड़ नहीं पाएगा तो वो अदर न्यूरॉन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, नर्व इंपल्स इनिशिएट नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विल नॉट अकर। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? तो ये जो मैंने आपको Yes, sir. नर्व इंपल्स कंडक्शन बताया है, इतनी सारी चीजें बताई हैं, आप मुझे सही सीरियसली बताइएगा, आपको 100% समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ठीक है ना? और मुझे ये भी बताइएगा, आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ नया मिला आपको? कुछ कुछ तो नया मिला होगा सब लोगों को। हाँ, आज की क्लास में। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर नीट में कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पूरी चीजें कवर की हैं, एक एक पॉइंट बताए हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चंस नहीं ट्राई करोगे, तो मेरी मेहनत जीरो हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मेहनत जीरो हो, क्योंकि मैंने मेहनत की आप लोगों के साथ। अब आपकी मेहनत ये है कि आप उसको घर में आज ही पढ़ लें। अगर आपने उसमें गैप दे दिया तो ये समझ लेना स्लो हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, इतनी स्लो हो जाएगी कि भूल जाओगे। इसीलिए कोशिश करना आज ही पढ़ लेना। आज तो छुट्टी होगी आप लोगों की, सर इसके बाद फिजिक्स की हाँ, क्लास और है है। तो क्या हो गया, फिजिक्स की क्लास है तो उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं। क्लास में वो तो सर उसके डेली रहता है, वैसे ही दिन हो गया ना। उसके बाद ओहो हो, कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे मेरे, बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे ठीक है, मतलब कितने कितने दुख की बात है ना। कभी कभी इंसान, में थोड़ी सी 2 मिनट की बात कर लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा माइंड। कितने दुख की बात है ना
कि हर इंसान को ये लगता है कि मेहनत किस्मत उसी की खराब हुई है, सारी मेहनत उसी करनी पड़ रही है ना। मैं भी यही सोचता था जब मैं 12th करके आया था, जब मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे भी लगता था यार विकास तेरी ही किस्मत खराब है, तुझे इतनी पढ़ाई सब करनी पड़ रही है। मेहनत तो नहीं, लेकिन लगता है किस्मत ही खराब है। हाँ किस्मत खराब है ना। यस सर। लेकिन मुझे आप एक बार बताओ, ठीक है पढ़ने से आपकी किस्मत खराब हो गई, मत पढ़ो, फिर क्या कहोगे? फिर कहोगे किस्मत और पढ़ने ज्यादा से खराब है, फिर भी किस्मत ही खराब होनी है। सर वो तो सर मेहनत करे और फिर भी ना हुआ तो कह सकते हैं ना सर हाँ किस्मत खराब है। ये यस वर्ड, सर, यही ये है, बात, यही पॉइंट है ये सर। ये वर्ड मैं सुनना चाहता था और फिर कि देखो। यस सर, यही खराब पॉइंट है। हाँ मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को समझना। असफलता तब मानी जाती है जब आपने सफलता के लिए मेहनत करी हो लेकिन आप सक्सेसफुल ना हुए हो, तब आप असफल हो, वो दुख की बात है। ठीक है, लेकिन कोई इंसान दौड़ने से पहले ही, किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले ही वो अपनी हार मान ले कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो उससे बड़ा असफल आदमी हो सकता है धरती पे कोई? एक इंसान वो जिसने हिम्मत नहीं हारी और उसने नीट का एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ काफी मेहनत करने के बाद, तो वो दुख मना सकता है, वो कहेगा यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, उसे दुख मनाना चाहिए, ठीक है, उसको अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। लेकिन जिस इंसान ने एग्जाम ही नहीं दिया, वो एग्जाम से पहले ही डर गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो तो वैसे ही असफल हो गया। तो आगे नेक्स्ट ईयर में सफल होने के चांस किसके ज्यादा हैं? जिसने एग्जाम दिया था लेकिन वो असफल हो गया, तो वो अपनी गलतियों पे काम करेगा और अगले साल वो सिलेक्शन निकाल के आगे निकल जाएगा। लेकिन जो इंसान पहले ही डर गया एग्जाम देने से पहले ही, वो तो अगले साल तो छोड़ो, वो जिंदगी में कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक डरा हुआ आदमी एक कदम भी आगे नहीं रख सकता। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा आदमी बनना है। बताओ कौन सा आदमी बनना है? वो निडर वाला। हैं? निडर वाला। निडर वाला, ठीक है। फिर अब डरा आप लोगों नहीं। अब आपने इस बार एग्जाम दिया, इस बार सब बच्चों ने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आप अगर असफल हुए हो तो आप उन कमियों पे अगर काम करोगे तो इस साल 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही डरते रहोगे, एग्जाम देने से पहले ही घबराते रहोगे कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हाय रे मैं तो परेशान हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई, और ये क्या है ये सब? क्या ऐसे रोने धोने से क्या जिंदगी बन जाएगी? फिर नो सर। कई लोग ये कहते हैं कि सर एग्जाम का टाइम इतना कम दिया है, हमारा क्या होगा? अरे बेटा तुम्हारे साथ थोड़ी, पूरी इंडिया के जितने भी बच्चे हैं सबके साथ वो चीज है ना, कोई स्पेशली तुम्हारे नाम का ही थोड़ी नोटिस निकला है। या तो कोई स्पेशली मेरा नाम लेके बोले कि विकास सर के साथ ऐसा हुआ, तो मैं सोचूंगा चलो मेरे साथ गलत हुआ है। जब सबके लिए सेम कंडीशन है, अलाउ है, सबके लिए सेम टर्म और कंडीशन है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है? बातों को समझना है, आपको अपनी सोच को बड़ा करना है। ठीक है, सोच को बड़ा करना है, मेहनत को खुश होकर करना है, रो कर नहीं करनी है मेहनत। ठीक है, कई बच्चे रो रो के पढ़ते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं, और उन्हें 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 घंटे पूरे करने होते हैं। सामने अलार्म लगा देंगे कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो उन्हें किसी तरीके से वो 2 घंटे तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे 2 घंटे में उन्हें कुछ याद ना होता है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे 2 घंटे में इतना करना है और हर हाल में करना है। तब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपके अंदर उतावलापन भी होगा सीखने का, और आप मेहनत करोगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम की रात में हम इतना पढ़ लेते हैं जितना हमने पूरे साल में नहीं पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि यस। घबराहट, घबराहट। यस ठीक सर। है, वही चीज, अगर यही घबराहट अगर आदमी को हर पल हो ना, तो आदमी इतना पढ़ लेगा कि वो नीट तो छोड़ो कोई भी एग्जाम निकाल देगा। लेकिन हमें वो घबराहट ही नहीं होती, जैसे टाइम पीरियड ज्यादा रहता है हमें घबराहट ही नहीं होती, हम सोचते हैं अरे अभी तो एग्जाम 6 महीने बाद है, कौन सा डरना है। इसी चक्कर में मारा जाता है इंसान। तो सोच का बदलना जरूरी है। मैं हर बार एक बात आदमी को हर बात एक बात कहता हूँ कि सिलेक्शन लेने के लिए इंटेलिजेंट बिहेवियर होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो। सिलेक्शन लेने के लिए आपकी साइकोलॉजी का अच्छा होना जरूरी है, आपकी साइकोलॉजी में वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, ये सर लॉकडाउन में यही हुआ तो सर, अभी ठीक तो है। और आगे एक्सटेंड होगा, अभी तो और आगे नहीं एक्सटेंड।
देखो आप ये लॉकडाउन और ये सब चीजों को भूल जाओ। ये आपकी लाइफ का पार्ट ही नहीं है। आप एक स्कॉलर हो और आपका काम है सिर्फ पढ़ना। एग्जाम आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, आप इस बात को सोचना ही नहीं है। आपको टारगेट रखना है कि मई में एग्जाम है और हमें मई तक खत्म करना है, डेट्स ऑल। चाहे वो जून में पहुंच जाए, जुलाई में पहुंच जाए, चाहे अगस्त में पहुंच जाए, चाहे एग्जाम हो या ना हो, उस बात से मतलब ही नहीं। आपको मई का टारगेट लेके चलना है, डेट्स ऑल। खत्म कहानी हो गई। ये पक्का है कि मई से पहले नहीं होगा एग्जाम। क्लियर है? यस सर। चीजों को Yes, sir. बैलेंस बनाना सीखो। ठीक है? और जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं बेटा। बेटा मैं तो किताबों के ढेर में सोता था। इतनी पढ़ाई कर रखी है किताबों के ढेर में। ठीक है? हमारा एक हो गया जो मौलाना जाट कॉलेज था, उसमें जो हमारा हॉस्टल था, छोटा सा रूम मिलता था उसमें। उसमें दो ऐसे पलंग पड़े होते थे, एक पलंग इधर एक पलंग इधर। उसमें जो है एक बेड पे मेरा फ्रेंड था संजय, वो लेटता था, इस पे मैं लेटता था। हमें जो है दो दो मेज मिलती थी, कुर्सी भी नहीं मिलती थी, और टूटी हुई मेज थी वो। उस पे किताबें रखी रहती थी हमारी, तो किताबें रखने की जगह नहीं थी। तो हमने क्या कर रखा था कि अपने बेड पे ही किताब रख लेते थे, जो सिंगल बेड था। तो बेड पे इधर किताब, इधर किताब, इधर किताब। तो जब सोते थे ना, तो किताबों के बीच में से घुसते थे कि किताबें गिर ना जाए। ठीक है? सर आपको इस क्या तरह से लगता है? पता है सर मोटिवेशन भी मिलता रहे। हाँ बिल्कुल। अरे आप एक यस बार सर। बताओ ना, आप लग्जरी से क्या कोई ऐसी चीज पा सकते हो? बेटा यही तो मेहनत है। जो आज मैं इतनी मेहनत कर लेता हूँ, मैं 2-2 घंटे छोड़ो, मैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ा लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी भी पढ़ाई कर लेता हूँ अगर मुझे करनी है। नहीं थकावट होती, क्यों? क्योंकि हमने बचपन से मेहनत करी है। हमने वो मेहनत की है। मेरी वाइफ कहती है पूरी पूरी रात बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेहनत करी है। जिस इंसान ने मेहनत ही ना करी हो, वो क्या सिखाएगा आपको? चीजों को समझो। आप मुझसे कितने घंटे भी पढ़ा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई कर रखी है। तो मुझे क्या फर्क है? मैं तो पहले से हैबिचुअल हूँ ना उस चीज का। और जिस ऑलरेडी इंसान ने होता ही है सर ऐसा। अब जिस इंसान ने पढ़ाई ना करी हो जीवन में, और वो तुम्हारे सामने ज्ञान दे रहा हो कि 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, खुद पढ़ के देखो पहले। ठीक है? हमारे साथ ऐसा कोई कह नहीं सकता ना, क्योंकि हम तो वो चीज करके बैठे हुए हैं। तो वही चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। दुनिया का हाथ मत पकड़ो, अपना हाथ खुद पकड़ो। दुनिया का वेट मत करो कि वो आपकी पीठ थपथपाए, अपनी पीठ खुद थपथपाओ। तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। अपने आप से प्यार करो, अपने आप से मेहनत करो। ठीक है? और ये जो निगेटिव एनवायरनमेंट्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके आसपास का कोई भी चीज हो जो आपको आपके मकसद से दूर कर रहा है, आपको चाहे कितना ही पेन हो, उसको आज ही छोड़ दो। कोई भी चीज हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई भी चीज हो, सब छोड़ दो। सिर्फ पढ़ाई करो, आपको मिलेगा। और ये बात पक्का है, भगवान देता जरूर है, लेकिन हर चीज मेहनत से मिलती है, फ्री की नहीं मिलती। हमने भी मेहनत से ही पाई है बेटा। ठीक है? सब लोगों ने मेहनत से पाई है। तो जो डॉक्टर आप लोग देखते हो, उन्होंने एक टाइम में बहुत मेहनत करी है। ठीक है? सर। तो जुट जाओ अपने, तो और हंसते हुए जुटा करो। थोड़ा खाते पीते खाया खूब करो, खूब अपना बढ़िया हंसते हंसते पढ़ाई करो। चलो, तो 5-10 मिनट का आपका एक मोटिवेशन लेक्चर भी हो गया, और मैंने तो कुछ बातें आपको अपनी लाइफ की भी बता दी। चलिए अब एक नया मैंने आपको कहा था ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, CNS। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन के बाद पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो बेटा एक बात ये समझ लो कि हमारी पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, को जो हमारी बॉडी को कंट्रोलर सिस्टम कहेंगे, वो कंट्रोलर सिस्टम क्या है? ब्रेन। क्या है बेटा? ब्रेन। ब्रेन। मतलब ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन एक ऐसी चीज है जो आपको एक अच्छा इंसान भी बना सकता है। ब्रेन ऐसी चीज है जो आपको गुंडा मवाली बना सकता है। ठीक है? ब्रेन ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी करा सकता है। और जिस इंसान ने अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वो इंसान सक्सेसफुल है। ठीक है? तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। एक होता है मिड ब्रेन, जिसको बोलते हैं मीजनसेफ्लॉन। एक होता है हाइंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं रोम्बनसेफ्लॉन। ठीक है? तो इस तरीके से ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो फोर ब्रेन होता है, सबसे पहले मैं आपको फोर ब्रेन के पार्ट्स बता रहा हूँ, फिर उसके बाद डायग्राम भी दिखाऊंगा, फिर मिड ब्रेन बताऊंगा, फिर हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले कौन कौन से पार्ट हो गए? 3 नाम नाम बताओ पहले। forebrain, forebrain, midbrain, midbrain, Forebrain, hindbrain midbrain, and hindbrain. nose हाइंड ब्रेन। and हाँ,
हाँ ऐसे, प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसोसेफ्लॉन, रोम्बनसेफ्लॉन। ठीक है, तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो देखो बेटा, जो फोर ब्रेन होता है, जो फोर ब्रेन, थोड़ा सा मैं एक मिनट, हाँ, जो फोर ब्रेन होता है बेटा, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसेफ्लॉन। सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब की। तो बेटा ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है, मेरी बात को समझना बेटा। जो हमारी नोज होती है, नोज की जो रूफ होती है ऊपर वाली, फ्लोर होता है नीचे वाला। तो जो रूफ होती है, रूफ में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और उस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे सपोज किसी ने एयर के अंदर परफ्यूम छोड़ दिया, तो परफ्यूम जब छोड़ेगा या ड्यू छोड़ेगा, तो जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसके साथ केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं परफ्यूम के, वो भी एंटर कर जाते हैं। और वो केमिकल मॉलिक्यूल्स हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के ऊपर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं उनसे जाके चिपक जाते हैं। जैसे ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से चिपकेंगे तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो एक्शन पोटेंशियल ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ऑल्फैक्टरी लोब में पहुंचेगा। और ऑल्फैक्टरी लोब से होकर फाइनली वो पहुंच जाएगा टेम्पोरल लोब में। कहाँ पहुंच जाएगा, टेम्पोरल लोब में। और वहां पर स्मेल स्मेल परसेप्शन टेक्स प्लेस। स्मेल जो है हमें सुगंध हमें आ जाएगी। तो जो स्मेल हमें आएगी वो फाइनली किसकी वजह से आई, टेम्पोरल लोब की वजह से। बेटा मैं क्वेश्चन पे अटैक कर रहा हूँ सीधा, किसकी वजह से आएगी, टेम्पोरल लोब की वजह से, नॉट ऑल्फैक्टरी लोब, नॉट ऑल्फैक्टरी लोब। अब मेरी बात को समझना, ऑल्फैक्टरी लोब का भी काम क्या है, परसेप्शन ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल को परसीव करना। और टेम्पोरल लोब का भी काम क्या है, परसेप्शन ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल को परसीव करना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए स्मेल परसेप्शन टेक्स प्लेस बाय, और ऑप्शन में आता है ऑल्फैक्टरी लोब, टेम्पोरल लोब, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, टेम्पोरल लोब, क्योंकि फाइनली टेम्पोरल लोब की वजह से होता है। आप समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वहां पे टेम्पोरल लोब नहीं है तब आप टिक लगाओगे ऑल्फैक्टरी लोब को। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, बेटा सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है या लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और फोर ब्रेन का भी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और सेरिब्रम जो होता है बेटा, ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि एक राइट साइड में हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ्ट साइड में हेमिस्फीयर आता है। और दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए कौन होता है, कॉर्पस कैलोसम। उन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। और बेटा सुनिए, यहाँ पर जो कॉर्पस कैलोसम है बेटा, उसको बोलते हैं ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। अब आप कहोगे सर ये ट्रैक्ट क्या है, मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है ट्रैक्ट और एक होता है न्यूक्लियाई। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ट्रैक और एक होता है क्या, जल्दी से बताएं। न्यूक्लियाई। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट को समझना है। एक होता है बेटा ट्रैक्ट और एक होता है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो बेटा ट्रैक्ट क्या होता है, ट्रैक्ट होता है बंच ऑफ नर्व फाइबर इन CNS। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बंच ऑफ नर्व फाइबर मिल रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बंच ऑफ नर्व फाइबर मिल रहे हैं, बंच मतलब गुच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट। और न्यूक्लियाई कब बोलेंगे, जब बंच ऑफ न्यूरॉन मिले इन CNS। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बंच ऑफ न्यूरॉन मिल रहे हैं तो अब हम उन्हें नाम देंगे न्यूक्लियाई। बताओ डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों को, दोनों, यस सर। ठीक है, यस सबको क्लियर। इसका मतलब ये है कि कॉर्पस कैलोसम यहाँ पे ट्रैक्ट है, यानी कि बंच ऑफ नर्व फाइबर है जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, सेरिब्रम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम। बेटा हाँ, म्यूट कर दो बेटा, आवाज डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, अब राइट सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होता है उसके पास
चार लोब होते हैं, एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब और एक होता है ऑक्सीपिटल लोब। यानी कि चार लोब तो फ्रंट राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे हो गए और लेफ्ट में भी कितने हो गए, चार लोब हो गए। तो टोटल कितने लोब हो गए बेटा, जल्दी से बताएं, 8 लोब। तो अगर आपसे पूछे कि सेरिब्रम में टोटल कितने लोब होते हैं तो आप कहोगे 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल लोब। अगर आपसे पूछे कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब होते हैं तब आप कहोगे 4 लोब। तो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज के हिसाब से आप आंसर दोगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ। और थर्ड पार्ट जो होता है फोर ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन बेटा, डायंसेफ्लॉन जो होता है, अब ये जो डायंसेफ्लॉन थर्ड पार्ट हो गया फोर ब्रेन का, ठीक है। तो डायंसेफ्लॉन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो 3 सरफेस हो सकते हैं, एक हो सकता है डॉर्सल सरफेस, मेरी वीडियो में देखो डॉर्सल सरफेस, एक हो सकता है वेंट्रल सरफेस यानी कि नीचे का सरफेस, और एक होता है लेटरल साइड का सरफेस। 3 सरफेस हो गए, बोलो हाँ या ना। तो डायंसेफ्लॉन का जो वेंट्रल सरफेस होता है उस पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, डॉर्सल सरफेस पे एपिथैलेमस प्रेजेंट होता है और लेटरल साइड में थैलेमस प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से फोर ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसेफ्लॉन। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. जो मिड ब्रेन होता है बेटा, मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन होता है बेटा, उसके अंदर 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। कितने ऑप्टिक लोब होते हैं? 4 ऑप्टिक लोब होते हैं। हाँ, देखो 2 अबव साइड पे होते हैं जिसको बोलते हैं सुपीरियर कोलिक्युली, और 2 लोअर साइड पे होते हैं जिनको बोलते हैं इंफीरियर कोलिक्युली। क्लियर? अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा तब बताऊंगा, अभी जस्ट मैं एक आइडिया देके चल रहा हूँ आपको। अच्छा, हाइंड ब्रेन जो होता है जिसको रोम्बनसेफ्लॉन बोलते हैं बेटा, इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कौन से पार्ट होते हैं? Cerebellum, medulla, हाँ, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, सेरिबेलम और पोन्स को एक साथ मिलाकर बोलते हैं मेटनसेफ्लॉन और मेडुला ऑब्लंगेटा को बोलते हैं माइलेनसेफ्लॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अब सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा को बोलते हैं माइलेनसेफ्लॉन, और बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा से ही अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या निकलती है इससे? स्पाइनल। तो इस तरीके से आप लोगों के दिमाग में डिवीजन आ गया होगा कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसेफ्लॉन। मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले ब्रेन के लेयर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। यहाँ पे हम लेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मतलब ब्रेन और मेनिंजेस मतलब लेयर, कंसेंट्रिक लेयर्स। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कि ब्रेन को जो लेयर प्रोटेक्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, तो वो लिखा है द ब्रेन इज कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड मेनिंजेस विच आर 3 इन नंबर। नंबर में टोटल कितनी होती हैं? 3. 3। तो पहले डायग्राम में दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये डायग्राम दिखा रखा है, तो देखिए ये ब्रेन है और ब्रेन की 3 लेयर्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। सबसे अंदर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पायामेटर। पायामेटर के बाद आती है एरेकिनॉइड जो कि मिडिल लेयर है, और उसके बाद सबसे बाहर की तरफ आती है ड्यूरामेटर लेयर। क्लियर? यानी कि आउटर टू ईयर इनर चलते हो तो ड्यूरामेटर, एरेकिनॉइड और पायामेटर। क्लियर? इसका मतलब ब्रेन के सबसे नियरेस्ट कौन सी लेयर होती है, जल्दी से बता दो? पायामेटर। इसीलिए बेटा इसीलिए पायामीटर के पास अगर आपसे पूछे कि नियरेस्ट टू द ब्रेन टिश्यू इज, तो आप बोलोगे पायामीटर। और इसीलिए पायामीटर के पास क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है ताकि ब्रेन टिश्यू को क्या मिल सके? नरिशमेंट मिल सके। अरे बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अब आप देखो सबसे बाहर की तरफ जो ड्यूरामेटर है उसको मैंने थोड़ा सा थिकेस्ट बनवाया है, उसके जस्ट नीचे जो एरेकिनॉइड है उसको थोड़ा उससे थिन बनवाया है, और सबसे अंदर की बिल्कुल थिन बनाया है। यानी कि लगातार आउटर टू इनर मेम्ब्रेन का क्रीनियल मेनिंजेस का जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब ड्यूरामेटर का जो थिकनेस होती है ज्यादा होती है, ये क्योंकि ये टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ब्रेन को। इसके बाद बेटा जो एरेकिनॉइड लेयर है बेटा, ये वेरी थिन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है और डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और सबसे अंदर की तरफ पायामीटर होती है, ये भी थिन लेयर होती है और ये हाईली वेस्कुलर होती है, यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई होती है जो ब्रेन टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. और
और ड्यूरा मैटर के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? स्कल होगा। भाई स्कल के अंदर ही तो ब्रेन रखा हुआ है, तो बाहर की तरफ क्या है? स्कल है, यानी कि क्रेनियम है जो क्या कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम स्कल कैप भी बोलते हैं। बोलो यस या नो? ठीक है। अब बेटा स्पेस की बात करते हैं। देखो बेटा ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। जहां भी SUB सब वर्ड आ जाता है, सब का मतलब होता है बिलो, यानी कि बिलो द ड्यूरा मैटर कौन सा स्पेस होता है? सब ड्यूरल स्पेस। तो सब ड्यूरल स्पेस को दो तरीके से आप पोजीशन को बता सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि दिस स्पेस प्रेजेंट बिलो द ड्यूरा मैटर, और आप ये भी कह सकते हो दिस स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेकिनॉइड। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। सेम सेम यही चीज एरेकिनॉइड के नीचे है। एरेकिनॉइड के नीचे कौन सा स्पेस है? सब एरेकिनॉइड स्पेस सब है। एरेकिनॉइड। तो आप तो सब एरेकिनॉइड स्पेस को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज प्रेजेंट बिलो द एरेकिनॉइड मेनिंजेस, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो इट इज प्रेजेंट बिटवीन एरेकिनॉइड एंड पाया मैटर। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट समझिए बेटा। इस सब एरेकिनॉइड स्पेस के अंदर CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ब्रेन के चारों तरफ फैल जाता है, और ब्रेन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो बताओ बताओ CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कौन से स्पेस में होगा? सब एरेकिनॉइड स्पेस में, सब ड्यूरल स्पेस में? एरेकिनॉइड। सब एरेकिनॉइड स्पेस में। तो मेरे सब ख्याल से एरेकिनॉइड। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा भी रखा है ये रहा CSF। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से, और बेटा स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में कौन सा स्पेस होता है? एपिड्यूरल स्पेस होता है। कौन सा स्पेस होता है? एपिड्यूरल। एपिड्यूरल तो स्पेस। सारे स्पेस, सारी मैनेजेस आपको क्लियर हो गई हैं। यही पॉइंट वहां पे लिखे हुए मिलेंगे और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए क्रीनियल मैनेजेस में देख लीजिए, लिखा हुआ है सबसे पहले ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर को लैटिन वर्ड में हम बोलते हैं हार्ड मदर। इट इज आउटर लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस। इट इज थिक एंड टफ लेयर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फाइब्रस टिश्यू। इसके बाद आती है सेकंड लेयर, अरेकिनॉइड लेयर। इट इज मिडिल मेनिंजेस। इट इज अ वेरी थिन लेयर मेड अप ऑफ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू। ये वर्ड मैंने यूज किए थे। थर्ड है बेटा पायामीटर, जिसको लैटिन वर्ड में बोलते हैं सॉफ्ट मदर। इट इज ए इनर मेनिंजेस विच इज in contact with the brain tissue. It is also a thin layer and highly vascular, बताया था। इसके बाद आते हैं स्पेस। सबसे पहले आता है सबड्यूरल स्पेस। तो ए वेरी नैरो स्पेस दैट एग्जिस्ट बिलो द ड्यूरा मैटर और बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरेकिनॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। सब एरेकिनॉइड स्पेस को ए नैरो स्पेस एग्जिस्ट बिलो द एरेकिनॉइड मेम्ब्रेन और बिटवीन एरेकिनॉइड मेम्ब्रेन एंड पायामीटर इज कॉल्ड सब एरेकिनॉइड स्पेस, एंड द सब एरेकिनॉइड स्पेस कंटेन CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप सीधा आपको डायग्राम दिखाते हैं। देखिए ये आपको डायग्राम, बहुत प्यारा सा डायग्राम आपके सामने आ चुका है। ये डायग्राम ऐसे देखा जा रहा है जैसे मेरा लेटरल साइड से देखा जा रहा है मेरे को। तो मेरे ब्रेन को अगर आप देखें तो ये जो आगे वाला पार्ट है, ये देखिए इस तरीके से ये ब्रेन है, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। क्या है बेटा ये? सेरिब्रम। हाँ, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम। ठीक है, अब ऐसे मान के चलो, देखो एक आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन इधर है। तो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो। दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये देखिए बीच में ये रहा कॉर्पस कैलोसम, दिख रहा है कॉर्पस कैलोसम सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये, ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये इधर का पार्ट हो गया, इधर का पार्ट अभी हटा दिया है मैंने, तभी तो अंदर का पार्ट दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसा दिखाई देता है ये। देखिए दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस हाफ सर। पार्ट और बीच में देखो ये गैप वो दिख रहा है ये। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉर्पस कैलोसम नर्व फाइबर, जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं।
अरे क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से डायग्राम देख के। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये देखिए, देखिए ये है कॉर्पस कैलोसम, ये बीच में देखो रेड कलर कॉर्पस कैलोसम है जो इधर का और इधर का पार्सन जोड़ रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से हो गया। अब ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस। तो ये जो सारा पार्ट होता है बेटा ये फोर ब्रेन बना देता है, आगे का पार्ट बना देता है, ठीक है। अच्छा पीछे की तरफ ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम, आगे की तरफ जो दिख रहा है पोन्स है, और ये जो पीछे की तरफ निकल रही है ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, और मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो आपको कैनाल दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं? Central canal. Central canal. सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और ये जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इस ब्रेन को उठाया और उठा के टेबल पे रख दिया। तो जैसे ही मैं टेबल पे रखूंगा तो सारे पार्ट्स मुझको अब एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक डायग्राम बहुत अच्छा सा बच्चों को बनवाया था जिसमें एक एक चीज मैंने आपको दिखाई है। ये है वो डायग्राम, पहले मैं छोटा करूंगा, ये देखिए पूरा डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? Forebrain. फोर ब्रेन। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, एक मिनट, ये है बेटा मिड ब्रेन, और इसके बाद जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। तो तीन पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो पहले मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर ये पढ़ाऊंगा, यानी कि तीन स्टेप में मैं चीजें पढ़ाऊंगा, 1 2 एंड 3। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, उससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि सबसे पहले हम फोर ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद मिड ब्रेन पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जल्दी बोले? Hind brain. हाइंड ब्रेन, Hind brain. ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, फोर ब्रेन मेरे सामने आ गया, ये हम फोर ब्रेन पढ़ेंगे, सिर्फ फोर ब्रेन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फोर ब्रेन को मैंने आपको बताया था कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, सेरिब्रम होता है, और डायनसेफ्लॉन होता है। यानी कि ये जो पोर्शन है ये ऑल्फैक्टरी लोब है, ये जो पोर्शन है ये सेरिब्रम है, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, डायनसेफ्लॉन है। क्या है बेटा? Diencephalon. डायनसेफ्लॉन। Diencephalon. तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब की बात करते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब का काम मैंने आपको बताया था कि परसेप्शन ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल को परसीव करता है, लेकिन फाइनली स्मेल परसेप्शन किसकी वजह से होता है, जल्दी से आंसर दें? Temporal lobe. Temporal. टेम्पोरल लोब की Temporal वजह से होता है, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट सेरिब्रम। बेटा सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में पार्ट होता है। Right तो cerebrum. राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या होते हैं, Corpus callosum. कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस Corpus कैलोसम callosum. क्या है, कॉर्पस Tract. कैलोसम क्या है, ट्रैक्ट, यानी कि Tract. बंच ऑफ नर्व फाइबर है, क्लियर? Bunch of nerve fiber. फाइबर, ठीक है, हाँ। और ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है बेटा कॉर्पस कैलोसम, ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करके क्या बना देता है, सेरिब्रम बना देता है, ठीक है। अब Cerebrum. हाँ, अब जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें फोर लोब होते हैं, यानी कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, और लेफ्ट साइड में भी फोर लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब, क्लियर। तो इस तरीके से 2 फ्रंटल लोब हैं, 2 पैराइटल लोब हैं, 2 ऑक्सीपिटल लोब हैं, और 2 टेम्पोरल लोब हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन लोब्स का काम क्या होता है। बेटा देखो, पहली बात तो बेटा मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और ब्रेन होता है, ठीक है। और ये जो सेरिब्रम होता है इसमें फ्रंटल लोब का काम क्या होता है बेटा, फ्रंटल लोब का काम होता है जितने भी हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, या जितने भी हमारे दिमाग के अंदर आइडियाज क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारे आइडियाज कहाँ पे क्रिएट होते हैं, फ्रंटल लोब के अंदर होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर हम जो
आइडियाज ओरिजिनेट हुए, जितने भी आइडियाज क्रिएट हुए, ये सब फ्रंटल लोब के अंदर होते हैं। और हम किसी प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में कौन हेल्प करता है? फ्रंटल लोब हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? जल्दी बोलते जाओ। फ्रंटल लोब। Frontal lobe. और बेटा फ्रंटल लोब को कहा जाता है मोटर एरिया। मोटर एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से निकलते हैं मोटर मैसेज, यानी कि स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बताओ, वॉलेंट्री होती है इनवॉलेंट्री होती हैं? जल्दी से बोलो। Voluntary. वॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारी विल पावर से रेगुलेट होती है। तो हमारे ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट के लिए, यानी कि जो मोटर मैसेज जाते हैं, वो सारे के सारे मोटर मैसेज स्केलेटल मसल्स मूवमेंट के लिए कहाँ से जाते हैं? फ्रंटल लोब से। इसीलिए फ्रंटल लोब को कहा जाता है मोटर एरिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का काम क्या है बेटा? पैराइटल लोब कहा जाता है सेंसरी एरिया। क्यों कहा जाता है सेंसरी एरिया? क्योंकि जितने भी जो सेंसेस होते हैं उन सभी सेंसेस को रिसीव करने का काम पैराइटल लोब करते हैं। कौन कौन से सेंसेशन? जैसे किसी ने हमें टच किया तो उसका सेंसेशन, जैसे गर्मी है बाहर तो गर्मी का सेंसेशन, सर्दी है बाहर कोल्ड उसका सेंसेशन, पेन कहीं पे चोट लग गई दर्द हो रहा है उसका सेंसेशन। ठीक है, इन सभी जितने भी सेंसेशन होते हैं ये सब सेंसेशन को रिसीव करने का काम कौन करता है? पैराइटल लोब। ठीक है, और कौन कौन से सेंसेशन? जैसे रीडिंग द क्लॉक, हमने क्लॉक को देखा, अच्छा 7 बज गए, तो 7 बजने का जो वो सिग्नल गया वो किसके थ्रू, किसके पास गया? पैराइटल लोब। ठीक है, हम गाड़ी चला रहे हैं यानी कि फॉलो द मैप। ठीक है, हम मैप को फॉलो कर रहे हैं, नेविगेशन को देख के हम गाड़ी चला रहे हैं। कहाँ से सिग्नल किसको कौन रिसीव कर रहा है सिग्नल? पैराइटल लोब। कौन कर रहा है? पैराइटल लोब। ड्रेसिंग योरसेल्फ, उसके सिग्नल कौन कौन ले रहा है? पैराइटल लोब। तो ये सारे सिग्नल पैराइटल लोब रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद ये ट्रांसफर कर देता है फ्रंटल लोब को। जैसे ही फ्रंटल लोब के पास सिग्नल आएगा फिर फ्रंटल लोब क्या देगा? मोटर मैसेज देगा, और उस मोटर मैसेज की वजह से स्केलेटल मसल्स के अंदर मूवमेंट होगी, वो भी एप्रोप्रिएट। नहीं बात समझ में आई? बोलो। Sir. आ गई सर। हाँ हाँ सर बेटा। प्रोप्रीसेप्शन कौन कंट्रोल करता है सर? क्या क्या? प्रोप्रीसेप्शन सर, सिक्स सेंस जो होता है सर। अभी तो उन सब चीजों को छोड़ दो, अभी चीजों को जितनी मैंने बताई सिर्फ उतनी पॉइंट पर ध्यान दो। पहले इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? सब चीजें आएंगी आपके सामने यस स्टेप टू सर। स्टेप। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, चलिए अगले Yes, नंबर sir. अगले वर्ड पे आता है टेम्पोरल लोब। बेटा टेम्पोरल लोब के यहाँ पे सबसे मेन काम तो ये हो गया कि फाइनल स्मेल परसेप्शन टेक्स प्लेस। जो फाइनली स्मेल परसेप्शन टेक्स प्लेस होती है वो किसके थ्रू होती है? जल्दी से बोलो सब लोग। Temporal lobe. टेम्पोरल लोब की वजह से होती है। और दूसरी बात, टेम्पोरल लोब की वजह से ही डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड होती है। हमें जो साउंड सुनाई देती है, जो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो सब किसकी वजह से करते हैं? टेम्पोरल लोब की वजह से। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब। बेटा ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है, सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये होता है कि ये लाइट रेज को रिसीव करता है। तो लाइट रेज को रिसीव करने की वजह से ये विजुअल एक्टिविटी करता है, यानी कि हमें जो कोई चीज दिखाई देती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है? ऑक्सीपिटल लोब की वजह से दिखाई देती है। ठीक है, और ऑक्सीपिटल लोब की वजह से ही अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसका क्या साइज है, क्या शेप है, कैसी शेप है, कैसा कलर है, वो सबको आइडेंटिफिकेशन में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीपिटल लोब हेल्प करता है। बट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। लेकिन ये बात डिपेंड करती है आपकी प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस पर। बेटा एक बात बताओ, आपने कभी ताजमहल देखा होगा तभी तो आप कह पाओगे ये ताजमहल है। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। इसीलिए ऑक्सीपिटल लोब की ज्यादातर एक्टिविटीज किस पे डिपेंड करती हैं? प्रीवियस मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए आपके लोब के। ठीक है, सारे आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, सब मैं दिखाऊंगा। तो फ्रंटल लोब के भी आपको फंक्शन समझ में आ गए, पैराइटल लोब के भी, टेम्पोरल लोब के भी, और ऑक्सीपिटल लोब के भी फंक्शन समझ में आ गए। अच्छा, दूसरी बात और सुनो, अगर आप ब्रेन की टीएस काटते हो, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो, तो ब्रेन के दो पार्ट दिखाई देता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। तो आउटर वाले कॉर्टेक्स के अंदर जो होता है ग्रे मैटर होता है, और इनर वाले मेड्यूला के अंदर व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन में कोई भी पार्ट काट दो आप। तो इसी तरीके से अगर आप सेरिब्रम के भी देखो तो सेरिब्रम के भी दो पार्ट होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेड्यूला। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर हुआ इनर हुआ? आउटर।
आउटर, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेरिब्रल जो मेड्यूला होता है, यानी कि सेरिब्रम का जो इनर पार्ट होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, व्हाइट ठीक मैटर। है। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है बेटा, उसके अंदर वो पहली बात तो वो 6 लेयर थिक होता है। कितना लेयर होता है, 6 लेयर थिक होता है। कितनी लेयर होती है बताओ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, 6 जल्दी से लेयर। बोलो। 6 लेयर थिक होता है, और उसके अंदर 10 की पावर 9 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 10 की पावर 9 10 की पावर 9 बिलियन। बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, क्लियर। और एक और बात आप लोगों को याद करनी है कि जो सेरिब्रम होता है, ये जो हमने लोब पढ़े थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये सारे लोब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ। इसीलिए इसीलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 एरिया बनते हैं। एक होता है मोटर एरिया, एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है एसोसिएशन एरिया। आप लोगों को मैंने अभी बताया था मोटर एरिया कहाँ होगा, फ्रंटल लोब में, और इसका काम क्या है, मोटर फ्रंटल। मैसेज देना। सेंसरी एरिया का काम क्या है, सेंसरी मैसेज पैराइटल। रिसीव, सेंसरी एरिया को रिसीव करना। और एसोसिएशन एरिया क्या होता है बेटा, एसोसिएशन एरिया यहाँ पर 3 फंक्शन करेगा। इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है, सेकंड करेगा कम्युनिकेशन, और थर्ड करेगा मेमोरी। 3 काम करेगा एसोसिएशन एरिया। कौन कौन से काम करेगा जल्दी बताओ, इंटर सेंसरी एसोसिएशन बोलो, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, और मेमोरी। मेमोरी। हाँ, मेमोरी। इसका मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 3 फंक्शन हो गए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरिया हो गए, सेंसरी एरिया जो कि सेंसरी इंपल्स देता है, मोटर एरिया जो मोटर मैसेज देता है, और थर्ड हो गया एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया के 3 फंक्शन हो जाएंगे, कौन कौन से, इंटर इंटर कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड इंटर सेंसरी एरिया। अरे ठीक है, इंटर सेंसरी। ठीक है। तो बात Yes, समझ में आई sir. आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस भी हो गए, एरिया मैंने आपको बता दिए। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बेटा छोटे छोटे ग्रूव्स मिलते हैं। ग्रूव्स का मतलब क्या होता है, मेरी बात को समझना। ग्रूव मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, देखो अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। जैसे मेरी उंगलियों को देखो आप, ये देखो मेरी एक उंगली, ये छोटी उंगली है, ये बड़ी उंगली है, ठीक है। तो छोटी उंगली और बड़ी उंगली के बीच में जो ये ग्रूव दिख रही है, ग्रूव का मतलब खांच, ये छोटा सा दिख रही है, दिख रही है ग्रूव, अरे बोलो। Yes, sir. और ये देखो दो उंगलियां बड़ी हैं, इनके इनके बीच में ग्रुप बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा ग्रुप होता है इसको बोलते हैं सल्काई, और बड़े वाले ग्रुप को बोलते हैं फिशर। तो सल्काई और फिशर के बीच में जो बल्जिंग पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड गायरी, दैट इज कॉल्ड गायरी। अरे Gyri. अरे क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको ये डायग्राम में दिखाता हूँ। इसका मतलब अगर आप ब्रेन को देखें तो ब्रेन भी बेटा फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, फोल्डेड, यानी कि कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, ग्रूव्स होते हैं। क्या होते हैं जल्दी बताओ। Grooves. अब ये देखिए, अब देखिए, ये आपको सेरिब्रम दिख रहा है, इसमें देखो ये छोटे वाले जो ग्रूव दिख रहे हैं, इन ग्रूव को कहते हैं सल्काई। और जो बड़े वाले ग्रुप होते हैं ये, दैट इज कॉल्ड फिशर। और बिटवीन सल्काई और बिटवीन फिशर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो बल्जिंग पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड गाइड। Gyri. नहीं समझ में आई बात, आ गई सर। आगे चलिए। और एक और खास बात आप लोगों को जाननी है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो टोटल न्यूरॉन होते हैं, उसके 10% न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ही होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई, यस सर। ठीक है। हाँ, और क्या होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने बताए थे, 10 की पावर 9 बिलियन। तो 10 की पावर 9 9 बिलियन, बिलियन। और उनकी शेप अलग अलग होती है। वो स्टिलेट शेप भी हो सकते हैं, वो पिरामिडल भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं। और इतने सारे न्यूरॉन की वजह से उनकी उसकी जो अपीयरेंस है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वो ग्रेश हो जाती है। इसीलिए उसको कहा जाता है ग्रे मैटर। नई बात समझ में आई बात, आ गई सर। यस आ सर। गई। और जो अंदर वाला पार्ट है सेरिब्रम का, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल मेड्यूला। उस सेरिब्रल मेड्यूला के अंदर मिलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और बेटा जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उनके ऊपर मिलती है माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ की का कलर होता है व्हाइट। इसीलिए इसीलिए माइलिन शीथ प्रेजेंट होने की वजह से सेरिब्रल मेड्यूला में जो मैटर बन जाता है उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। नई बात समझ में आई?
Yes, sir. आ रही है समझ में या फिर ज्यादा बाउंस मार रही है अब चीजें? आ रही है सर। आ रही है, चलिए। आ तो रही है सर। हाँ, तो पहले इतनी बातें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे की चीज में ना सब चीजें मिक्स हो जाएंगी आपके माइंड के अंदर, है ना। पहले इतना मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन। तो कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग हाइंड पढ़ रहे हैं, ब्रेन। हाँ सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। हाँ, तो देखो लिखा इट इज द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन हैविंग 3 पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसेफ्लॉन। तो ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इन दिस एरिया फर्स्ट क्रेनियल नर्व यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व एंटर विच रिसीव इम्पल्स फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज। और फंक्शन क्या होता है? परसीव स्मेल, स्मेल को परसीव करना। लेकिन फाइनल परसेप्शन किसकी वजह से होता है? टेम्पोरल लोब की वजह से। टेम्पोरल लोब। सेकेंड पार्ट होता है सेरिब्रम। इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन ऑफ द फोर ब्रेन एज वेल एज form the major part of human brain. It is a spherical structure and it is made up of two largely deeply convoluted folds part called cerebral hemisphere. सब बता चुका हूँ आपको। अब आता है corpus callosum. The right and left cerebral hemisphere are connected to each other by 10 centimeter long bundle of nerve fibers which having 200 million nerve fibers. कितने होते हैं nerve fibers इसके अंदर corpus callosum में? 200. 200 हाँ, million। हाँ। अगला, द बंडल ऑफ नर्व फाइबर इनसाइड द सीएनएस आर कॉल्ड ट्रैक्ट। द एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज कर्व्ड। अगर आप देखो तो इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है कॉर्पस कैलोसम का वो कर्व होता है, उसको बोलते हैं जीनू। वाइल द पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड स्प्लीनियम। ठीक है, चलिए अब आते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम। तो टोटल कितने थे? 8 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 2 ऑक्सीपिटल लोब। अब आता है फंक्शन ऑफ दीज लोब्स। तो बेटा फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन था? मैंने आपको बताया था कि हेयर योर आइडियाज क्रिएट, यानी कि योर क्रिएट आइडियाज ओरिजिनेट एंड ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन एंड मेमोरीज इनटू द प्लान्स ऑफ मसल मूवमेंट्स टेक्स प्लेस। द वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज आर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रंटल लोब। मैंने कहा था ना जितने मोटर मैसेज जाते हैं, ये मोटर एक्टिविटीज जो कंट्रोल होती हैं किसके थ्रू होती हैं? जल्दी बताओ। फ्रंटल लोब। हाँ, सेकंड नंबर पे आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब सेंसरी एरिया था, ये रिसीव करेगी। तो देखो लिखा है हेयर फीलिंग अबाउट टच, किसी ने टच किया, हॉट कोल्ड पेन आर रजिस्टर्ड। इट इज दिस एरिया दैट अलाउ यू टू एक्यूरेटली फॉलो डायरेक्शन ऑन मैप। मैंने कहा था ना मैप को डायरेक्ट फॉलो करने में भी ये हेल्प करता है। रीडिंग ए क्लॉक और ड्रेसिंग योर सेल्फ। दीज सेंसरी मैसेज रिसीव्ड बाय पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड देन डायरेक्टेड टू द फ्रंटल लोब। मैंने कहा था ना फिर वो फ्रंटल लोब को दे देता है फॉर एप्रोप्रिएट मसल एक्शन, ताकि एप्रोप्रिएट मसल एक्शन हो सके। अरे वो तो समझ में आया नहीं आया? यस सर। थर्ड नंबर पे आता है टेम्पोरल लोब। हियर साउंड्स आर इंटरप्रेटेड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड that is being spoken. Hence temporal lobe help in decoding and interpretation of sound. It also help in smell perception takes place. दोनों फंक्शन आ गए, यानी कि डिकोडिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड भी करता है और स्मेल परसेप्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। अरे क्लियर है सबको? चलिए अगला है यस सर। ऑक्सीपिटल लोब। देखो दिस लोब रिपोर्ट्स द सेंसेशन ऑफ लाइट। दिस एरिया इज नॉट ओनली रिलेटेड विद रिसीविंग द सेंसेशन ऑफ लाइट बट आल्सो विद डिकोडिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन दैट इज साइज, शेप, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट और इवेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से केवल दिखाई देता है, इसकी वजह से विजुअल इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि उस जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है उसका क्या साइज है, कैसी शेप है और कैसा कलर है। दिस इंफॉर्मेशन इज देन इंटरप्रेटेड एज व्हाट इज बीइंग सीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। और मैंने आपको ये बात बताया था कि इसका जो फंक्शन होता है ऑक्सीपिटल लोब का किस पे डिपेंड करता है? प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट होता है, एक होता है सेरिब्रल मेडुला जो इनर पार्ट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड कॉर्टेक्स विच इज लार्ज लेयर ओनली 2 to 4 millimeter thick because the 6 layer of it are packed with 10 billion pyramidal, spindle and stellate neuron with a ग्रेश ब्राउन अपीयरेंस। इट इज रिफर्ड एज ग्रे मैटर। मैंने कहा था ना कि 10 की पावर 9 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी शो कैसा शो करते हैं? वो ग्रेश अपीयरेंस होती है जिसकी वजह से इसको ग्रे मैटर कहते हैं। अगला है इट कंटेन रफली 10% ऑफ ऑल न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज ग्रेटली कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। फोल्ड्स।
Folds. एंड these convergence यानी folds consist of small group को बोलते हैं sulci and large groups called fissure. The bulge present between adjacent sulci और fissure is called gyri. मैंने बताया था ना, Gyri. ठीक है। हाँ, these greatly enlarge। अच्छा अब एक बार बताओ, ब्रेन तो बहुत बड़ा है लेकिन ब्रेन छोटी सी जगह में कैसे आ जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, फोल्ड्स हो जाते हैं। तो लगभग 2/3 जो पार्ट होता है ब्रेन का वो हाइड रहता है, छिपा रहता है। क्यों? क्योंकि वो किस पे चला जाता है, फोल्ड्स के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, Folds. फोल्ड्स। और वो फोल्ड्स क्या है, सल्काई और फिशर। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, दीज ग्रेटली एनलार्ज द सरफेस एरिया ऑफ कॉर्टेक्स। इनफैक्ट 2/3 पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स इज हिडन इन द सल्काई एंड फिशर, दस देयर प्रेजेंस ट्रिपल द एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद आता है बेटा आपका सेरेब्रल मेड्यूला। सेरेब्रल मेड्यूला के अंदर बताओ क्या फील्ड था, व्हाइट मैटर। White matter. और व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा था, माइलिन शीथ की वजह से, तो वही लिखा है। Myelin sheath की वजह हाँ, से. लिखा इनर एरिया ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड व्हाइट मैटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रैक्ट इन दिस एरिया। द नर्व फाइबर प्रेजेंट इन दिस ट्रैक्ट आर माइलिनेटेड। द माइलिन शीथ गिव एन ओपेक व्हाइट appearance to the fiber of the tract. Hence, due to concentration of myelinated tract in the inner part of cerebral hemisphere, these area constitute the white matter of brain. क्लियर? इसके बाद नोट पॉइंट पे मैंने ये भी बता दिया है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैविंग 3 मेजर टाइप ऑफ एरिया। सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया क्या देंगे, रिसीव करेंगे वेरियस टाइप ऑफ सेंसेशन। Sensation receive. मोटर एरिया क्या करेंगे, कंसर्ट विद मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि ये मोटर मैसेज देंगे। और जो एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएशन एरिया का काम क्या होगा, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, पहला फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन हो गया मेमोरी, और थर्ड हो गया कम्युनिकेशन। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद नोट पॉइंट में मैंने ये भी बता दी कि ट्रैक्ट क्या होता है, बंच ऑफ नर्व फाइबर इन सीएनएस। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बंच ऑफ नर्व फाइबर मिल रहे हैं तो ट्रैक्ट, जैसा एग्जांपल हो गया कॉर्पस कैलोसम। और न्यूक्लियाई क्या होते हैं, बंच ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर बंच ऑफ न्यूरॉन मिल रहे हैं तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसा एग्जांपल है कॉर्पस स्टीरियटम। जो कॉर्पस स्टीरियटम क्या है, लार्जेस्ट बेसल गैंग्लिया। क्या है बेटा ये, लार्जेस्ट बेसल गैंग्लिया। Largest basal Ganglia. ganglia. हाँ, तो अब बेसल गैंग्लिया से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक बस। ठीक है, तो बताओ बेटा, आज पहले तो मैं आप लोगों के अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है।